Here's your first question. Yeah, I think. So the question is that for ERAS 2027, what length of personal statement is recommended so that it stays impactful and not too long? What should be aim for one page or a specific word count? And one more thing, do we need fresh or current year? How many LORs are needed? And what about prior internal medicine residency? And also wants to know, write my work experience. Okay, I have seen all these questions already. I think Dr. Chaudhary shared these questions with me. So, for the first question regarding the ideal length of personal statement, honestly, I would recommend that it should not be more than a page because एक पेज से ज़्यादा हो तो उसको कोई भी नहीं पढ़ता है because it is too much for an eye to read. ठीक है, आप उसको एक पेज तक ही रखें and the word count should be less than 700 words. It should be like around 600, 650 words, but at max it can be 700 words, but not more than that. Please 800 words तक या 900 words तक मत करें. एंड वो दो पेजेस जब आ जाते हैं ना पर्सनल स्टेटमेंट के तो वो बहुत ही मुश्किल होता है अगले इंसान के लिए उसे पढ़ना. सो प्लीज डोंट डू दैट. वन पेज इज इनफ. ओके. सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. And also, the second question is, and one more thing, do we need fresh or current years? Okay. So, for the USCEs, I would say कि जो 2 साल तक आपने की होती है ना पिछले 2 साल में अगर आपने कोई भी USCE की है तो it stays valid. ये नहीं है कि आपने अगर 2027 मैच में अप्लाई कर रहे हैं अभी आपकी सितंबर में डेडलाइन होगी तो आपने 2026 में ही किए हो अपने सारे यूएससीज. दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. आपने पिछले अगर 2 साल के अंदर भी किए हैं ना तो वो वैलिड रहते हैं. लेकिन अगर आपने कोई भी ऑब्जर्वरशिप की हुई है जो कि 3 साल पहले थी तो वो उसको थोड़ा सा मसला करते हैं कि अच्छा ये थोड़ा सा पुराना आपका एलओआर हो गया है तो ये थोड़ा सा मसला आपको फ्रेश करने चाहिए ऑब्जर्वरशिप्स. ठीक है, तो विद इन 2 years इट स्टेज वैलिड तो उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि वो पुराना हो गया है या वो चलेगा नहीं. इट विल वर्क. ठीक है, और लेकिन दैट इज नॉट ट्रू फॉर इलेक्टिव्स. इलेक्टिव्स अगर आपने 4 साल पहले भी किए हैं तो दे स्टे वैलिड. Okay, so how many LORs are needed? Honestly, there is no count, as many as you can have, but minimum जो requirement है वो आपके पास 4 US LORs होने चाहिए. अगर आपके पास in any case 4 US LORs नहीं भी है ना, अगर आपके पास 3 US LORs हैं तो you can add one Pakistani LOR and you can make it up to 4. 4 से ज़्यादा LOR आप जब भी कोई प्रोग्राम में अप्लाई करते हो तो मैक्सिमम जो आपके पास एलओआर अपलोड करने की ऑप्शन होती है वो 4 होती है. ठीक है, तो आप उसमें से या तो चारों आप यूएस के अपलोड कर दें या तो लोग कहते हैं कि दैट्स वन ऑप्शन. या एक और ऑप्शन आपके पास होती है जो मैंने किया था और दैट आई थिंक इज बेटर कि आप 3 यूएस के एलओआर यूज करें एंड एक आप पाकिस्तान अपने होम कंट्री का एलओआर यूज करें. आई थिंक ये एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है और ज्यादा लोग इसके साथ जाते हैं. बट अगेन इट इज अ पर्सनल प्रेफरेंस कि आप 4 यूएस अगर आप अपलोड करना चाहते हो वो भी कर सकते हो. आप 3 यूएस और एक पाकिस्तानी भी कर सकते हो. ठीक है, और एक और चीज़ कि आपने प्रोग्राम की वेबसाइट पे जाके भी ज़रूर देखना है. कभी कुछ प्रोग्राम्स कभी कभार कह भी देते हैं कि हमें स्पेसिफिकली 4 यूएस के एलओआरज ही चाहिए और कुछ प्रोग्राम स्पेसिफिकली कह देते हैं कि हमें 3 यूएस के और एक पाकिस्तानी एलओआर चाहिए. तो वो मेक श्योर टू सी द वेबसाइट ऑफ द प्रोग्राम एज वेल. So, इसके बाद the next question is that, and what about the prior internal medicine residency in Pakistan? Should I include a home country institution LOR? अगर आपने prior internal medicine residency की है पाकिस्तान में तो I think that's a very good point और आपको ज़रूर उसका LOR यूज़ करना चाहिए because that is a very strong thing for you कि आप एक home country से अपनी पूरी residency complete कर चुके हो. You are an asset for them actually. दे नो कि आप पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग वहां पे कर चुके हुए हो एंड यू नो यू आर एट एन एज ओवर अदर्स जिन्होंने नहीं की हुई. तो आपको मेरे ख्याल से आपको वो ज़रूर वो एलओआर यूज़ करना चाहिए अपनी रेजिडेंसी को. उसमें मेंशन होना चाहिए कि आपने अपनी रेजिडेंसी के दौरान ये चीज़ें की हैं बिकॉज मोस्टली जो एलओआर्स होते हैं जो हमारे प्रोफेसर्स देते हैं वो बड़े वेल एलाबोरेटेड और बड़े अच्छे होते हैं. उसमें मेंशन होता है कि अगर आपने कोई प्रोसीजर भी अपनी इंटरनल मेडिसिन ट्रेनिंग में किया है जैसे अगर आपने कोई भी एसेटिक टैब किया है प्लूरल टैब किया है या आपने सेंट्रल लाइन पास की भी है ये चीज़ें भी अगर मेंशन है तो दैट्स ग्रेट एक्चुअली. दैट वुड बी अ वेरी पर्सनलाइज्ड एंड गुड थिंग फॉर यू.
The next question is that I am a 2018 graduate. Also wants to know what to write in my work experience. I worked from 2018 to 2025. Okay, that question had already been shared. So, considering कि आप 2018 के graduate हो और अब 2026 है, तो I'm sure कि आप clinically active रहे होगे अपने throughout इस tenure में. ठीक है, तो अदर थिंग इज के जो आपकी ईरास की सीवी होती है उसमें आपके पास सिर्फ 10 आपके पास एक्सपीरियंस शेयर करने का ऑप्शन होता है। और मुझे लगता है कि जो बेस्ट ऑप्शन अपने उन ईरास के 10 एक्सपीरियंसेस को कंज्यूम करने की ये बेस्ट तरीका है कि आप उसमें से जो 6 एक्सपीरियंसेस है ना, लाइक मैक्सिमम 5 to 6 एक्सपीरियंसेस आपके वर्क से रिलेटेड होने चाहिए, जिसमें आप बताएं कि अगर आपने इंटरनल मेडिसिन की ट्रेनिंग रेजिडेंसी ट्रेनिंग की है, एक एक्सपीरियंस आप वो मेंशन कर दें। ठीक है, एक एक्सपीरियंस आप मेंशन करें अगर आपने एज एन एमओ काम किया है या एज एन एचओ आपने काम किया है, तो यू कैन ऐड दैट इन अदर एक्सपीरियंस। दो ये हो गए। बाकी आप अपने चार, अगर आपने ऑब्जर्वरशिप्स की हैं तो चार आप अपने यूएस के ऑब्जर्वरशिप एक्सपीरियंसेस ऐड कर सकती हैं, तो टोटल 6 क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस आपके हो गए। ठीक है, कंसिडरिंग कि आप थोड़ा 2018 के ग्रेजुएट हैं, हो सकता है कि आपके पास क्लिनिकल एक्सपीरियंस बताने के लिए और ज़्यादा भी हो। आप शायद चाह रहे हो कि आप 8 to 9 आउट ऑफ 10 अपने ईरास एक्सपीरियंसेस में आप यही क्लिनिकल एक्सपीरियंस शो करते रहो, बट ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये इसका इतना फायदा नहीं होता है। आपको अपने आप को ना एज अ थोड़ा डाइवर्स पर्सनालिटी शो करना चाहिए कि आपने क्लिनिकल काम भी किया, साथ आप शो करो कि आपने कोई सोसाइटी में काम किया, ऐसे कोई वॉलेंटियर वर्क किया, या आपने कोई एथलेटिक्स में काम किया, या आपने आर्ट्स एंड फोटोग्राफी में काम किया, या आपने एज अ मेंटोर काम किया, या आपका कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है, तो आप इन चीज़ों को ऐड करो। ठीक है, अगर आप 2018 के ग्रेजुएट हो तो मैं आपको ये कहूंगी कि आपके 6 एक्सपीरियंसेस जो हैं वो क्लिनिकल होने चाहिए, जिसमें से 3-4 आप ऑब्जर्वरशिप के डाल दें, एक एमओशिप एचओशिप का डाल दें, एक आप अपनी पीजीशिप का डाल दें। बाकी जो 7th एक्सपीरियंस है आप वो ऐड करें कि मैंने कोई वॉलेंटियर वर्क किया है, या मैंने कोई फ्लड विक्टिम्स को हेल्प किया है, या मैंने कोविड टाइम्स में एज अ वॉलेंटियर मेडिकल असिस्टेंट काम किया है, या आपने एमसी मदर चाइल्ड केयर में कोई काम किया है। आप इस तरह का कुछ डाल सकते हैं एज अ वॉलेंट्री वर्कर जो आपने किया है। इसके अलावा आपने अगर कोई सोसाइटी में काम किया है, जैसे कि आर्ट्स एंड फोटोग्राफी में पहले बात करी थी, स्पोर्ट्स में आपने कभी एक्टिव रही हैं, आप उसको एज एन एक्सपीरियंस मोल्ड करके ऐड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है तो आप वो एक ऐड करो। ठीक है, अगर आपने मेंटोरशिप की है तो आप वो ऐड करो। तो आई थिंक 2018 से लेकर 26 तक वो एक डाइवर्स, एक लगेगा कि आपने काफी कुछ किया, सिर्फ आपने क्लिनिकली भी नहीं किया, आपने नॉन क्लिनिकल काम भी किया है। आप सोसाइटी के लिए भी काम करते रहे हो अदर देन जस्ट हॉस्पिटल के लिए। तो Manur, आई I'm going थिंक to stop you right. I'm going to interrupt you right there just for a ओके, second. या Time ho gaya for our Zoom meeting. So I know we've been reviewing a few questions before several of you have joined us. She's actually going to go back and review them again. ओके, So let's begin, right? यस यस So I श्योर। want to welcome everyone here. You know, you are already ahead of those people that are not on the webinar tonight. You being here, you know, our goal really is to make sure that each of you matches, inshallah, this year. ठीक है ना? इंशाल्लाह। So I want to begin by just telling you a little bit about myself and my journey here. As most of you know, I'm the president of FGM Kana, Fatima Jinnah's alumni in the US and Canada. We have so many people still joining us. I want to make sure everybody is here. Let's see, everybody's sending in their questions too. So I graduated in 97 and you know, I did my internal medicine residency and then I did a geriatric fellowship. And then I moved to North Carolina. I'm actually originally from North Carolina. And I started off by a small internal medicine practice that has bloomed into an aesthetic practice. So one of my goals is really to encourage every woman, especially someone from Fatima Jinnah, that there's many opportunities for you here in the US and Canada. There's no reason for anyone to think that they cannot match here. I want to begin by, you know, we have Dr. Manu Naim here. She just matched here in the US. She'll be starting her residency this summer, inshallah. So, Manu, why don't you introduce yourself? Give us a little bit of your background, and then she will review the process of the match here for, you know, kind of give you some tips, some ideas.
on how you can make the match more successful for you. And then at the end, we will take a Q&A. So while we are discussing, feel free to send in your messages or your questions in the chat. Stay muted for now. And then at the end, I can go ahead and ask you guys to unmute your mics, and then we'll move forward from there. ठीक है ना? तो चलो Manur, welcome, Yeah, sure. and Thank please you so introduce much. yourself. Yes, sure. Assalamu alaikum, everyone. I am Mahanur Naeem. And first of all, I would like to thank the team FJM Khana and Dr. Chaudhary for inviting me here. And I'm really thankful actually to be here. And it's great to be talking to you all. And so basically, I'm a graduate from King Edward Medical University. I graduated in 2024. And I had actually cleared my step one by the start of final year of medical school. And right after graduation, I took some break from my house job and I did my step two. And right after doing my step two, I started my house job. I did it for a while and then I went to US and for 3 months and I did 5 observerships there, one of which was actually an externship and the other ones were observerships that were both inpatient and outpatient. And I matched at Alhamdulillah at Northwest Medical Center in Tucson, Arizona. And today I will be sharing some tips that I have regarding the ERA CV, regarding the programs and signaling, regarding the personal statement. And मैं ये चाहती हूँ कि जो गलतियां मैंने की हैं वो आप लोग रिपीट ना करें and I want the best for you all. So I think I was talking to Dr. Chaudhary about it that we would be dividing the session into 3 parts. In the first part, I will be sharing some tips regarding the ERA CV, regarding the programs and signaling, regarding the personal statement, regarding the documents, and regarding the timeline. In the second portion of the session, I will be answering the questions that you had already shared in the group. And in the third session, I think I will be taking some questions. You can unmute yourself and you can ask questions. So, shall we begin with the review of the ERAS CV and all? Oh, they're excited. They're waiting on you Yeah. impatiently. Yeah, okay. Okay, so I think regarding the ERA CV, I think the most important thing in the CV is the experience section. And I was telling this before as well that you have 10 experiences to share. And it is not necessary that each one of the experience is clinical. There must be a blend of experiences so that the person who is reading your CV, he or she knows that you have a diverse personality and you're just not good clinically, but you're good for the society, you're good in extracurriculars as well. So जो आपकी 10 experiences हैं उसमें से आप maximum 5 या maximum 6 जो experiences हैं वो आप clinical शो करें। ठीक है, इसमें से आप अपना ऑब्जर्वरशिप्स शो कर सकते हैं, मैक्सिमम 4 ऑब्जर्वरशिप शो करें। कुछ लोगों ने आई नो कि ज़्यादा ऑब्जर्वरशिप्स की हुई होती हैं, कुछ लोगों ने 6 या 7 ऑब्जर्वरशिप्स भी की हुई होती हैं, कुछ लोगों ने 8 की होती हैं और वो फिर चाहते हैं कि हम हर डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को अपने 7-10 हम वही अपने एक्सपीरियंस सेक्शन में डाल दें। बट ऑनेस्टली फॉर मी मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी। मैं ये चाहती हूँ कि आप मैक्सिमम 4 अपनी ऑब्जर्वरशिप के एक्सपीरियंसेस डालें। ठीक है, 4 आपके एक्सपीरियंस ये हो गए। पांचवा, आप अपनी अगर आपने एज अ हाउस ऑफिसर काम किया है जो कि मोस्टली लोगों ने किया हुआ होगा, आप वो डालें। कुछ अरसा भी अगर आपने किया ना, अगर आपने 3 मंथ्स भी हाउस जॉब किए तो आप वो भी डाल सकते हैं। अगर आपने पूरा साल हाउस जॉब किया तो वो भी सिर्फ एक एक्सपीरियंस सेक्शन में ही डालिएगा। ये ना हो कि आप मेडिसिन की रोटेशन एक एक्सपीरियंस में डाल रहे हो, सर्जरी की एक में डाल रहे हो, ऐसा नहीं। आप हाउस जॉब को एक ही सेक्शन में रखें। इसके अलावा आप अपना एमओशिप अगर किसी ने की है तो आप उसको भी एक एज एन एक्सपीरियंस सेक्शन में डाल सकते हैं। मैंने पर्सनली 4 अपनी ऑब्जर्वरशिप्स डाली थी और एक मैंने अपना हाउस जॉब का डाला था। सो दैट्स ऑल द क्लिनिकल वर्क दैट आई डिड
ठीक है, इसके अलावा मैंने अपनी जो 10 एक्सपीरियंसेस हैं उसमें से एक डाला था वर्क एज अ वॉलंटियर मेडिकल असिस्टेंट, जो कि हमारे के अंदर कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट ने एक टेली मेडिसिन का वो शुरू किया था एक प्रोग्राम, जिसमें जो कोविड के ऑनलाइन सेशंस वो लेते थे, जिसमें एक वॉलंटियर मेडिकल असिस्टेंट के तौर पे मैंने हेल्प की, तो मैंने उसको अपने वर्क एक्सपीरियंस के अंदर डाला। ठीक है, वॉलंटियर एक्सपीरियंस आई वुड से कि आप जरूर डालें। आई थिंक दैट्स अ रियली गुड थिंग। और वो आपसे इंटरव्यू में भी ये पूछते हैं कि आपने कोई वॉलंटियर वर्क कभी किया है कि नहीं किया। अगर आपने कभी फ्लड विक्टिम्स की हेल्प की है, आप वो अपना डाल सकते हैं। अगर आपने वॉलंटियर फोर्स अगेंस्ट हेपेटाइटिस प्रिवेंशन इसमें काम किया है, तो आप उसमें उसको भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर किसी सोसाइटी में काम किया है, जैसे आर्ट्स एंड फोटोग्राफी सोसाइटी, एथलेटिक्स में अगर आपने काम किया है, या अगर आपने डिबेटिंग सोसाइटी में काम किया है, या लिटरेरी एनी सोसाइटी, तो किसी एक सोसाइटी का आप वर्क भी मेंशन कर सकते हैं। दैट वुड लुक रियली गुड ऑन योर सीवी। उनको पता चलेगा कि अच्छा, ये कैंडिडेट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी अच्छी है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने कभी मेंटोर के तौर पे काम किया, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही सिग्निफिकेंट आपने एक्सपीरियंस हो और आपने बहुत ज़्यादा आपने मेंटीज को हेल्प किया। अगर अगर स्मॉल लेवल पे भी आपने किया ना, तो आप उसको भी अपनी ईरास सीवी के अंदर वर्क एक्सपीरियंस है बहुत अच्छे तरीके से मोल्ड करके, बहुत अच्छे फॉर्मेट में उसे लिख के आप शो कर सकते हैं उसको। ठीक है, दैट लुक्स रियली गुड ऑन योर सीवी, बिकॉज आई थिंक वो रेजिडेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि एवरी रेजिडेंट शुड बी ए गुड मेंटोर, ताकि वो अपने जूनियर रेजिडेंट्स को भी हेल्प कर सके। तो आई थिंक दैट वुड लुक रियली गुड ऑन योर सीवी। इसके अलावा कुछ लोग अपना रिसर्च एक्सपीरियंस भी ऐड करते हैं एज वन ऑफ देयर ईरास सीवी एक्सपीरियंस। बट रिसर्च के बारे में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि रिसर्च का एक अलहदा से सेक्शन भी है ईरास सीवी के अंदर। सो मेक श्योर कि आप कोई मतलब रेपिटेशन ना करें। आपने अगर सिंपल कोई रिसर्च वर्क किया, आपकी कोई रिसर्च पब्लिकेशन है, तो आप उसको मेंशन ना करें। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा रिसर्च एक्सपीरियंस है जिससे आपने को बहुत सिग्निफिकेंट कोई चीज़ सीखी है, और वो आपके लिए बहुत इम्पैक्टफुल है, या वो सोसाइटी के लिए वो रिसर्च बहुत इम्पैक्टफुल है किसी तरह से, तो आप उसको एज अ रिसर्च एक्सपीरियंस करके शो कर सकते हैं। ठीक है, रिसर्च एक्सपीरियंस का ये मतलब नहीं है कि आपने मस्ट डालना है। मैंने नहीं डाला था रिसर्च एक्सपीरियंस, मैंने जो अपना रिसर्च का था वो रिसर्च सेक्शन में डाला था। बट मेरी मुझे लगा नहीं कि कोई भी मेरी रिसर्च ऐसी है जो कि मेरे लिए बहुत इम्पैक्टफुल हो या मैंने उससे बहुत सीखा हो, तो मैंने वो नहीं डाला था। इट्स नॉट अ मस्ट। लेकिन इफ़ यू हैव अ गुड रिसर्च इम्पैक्टफुल एक्सपीरियंस, तो यू कैन ऐड इन दैट पोर्शन। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी ने कोई ऐसा कोई बिजनेस किया है विच इज़ नॉट अ वेरी बिग स्केल, अगर कोई छोटा स्केल का बिजनेस भी है विच इज़ नॉन मेडिकल रिलेटेड, तो आप उसको भी अपनी वर्क एक्सपीरियंसेस के अंदर ऐड कर सकते हैं। बजाय कि आप सारा क्लिनिकली ऐड करते रहें, आप एक नई चीज़ उसको भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आई थिंक थोड़ी सी मैं बात ये भी करना चाह रही थी रिगार्डिंग हाउ टू राइट योर एक्सपीरियंस। राइट, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मैं हाउस जॉब का एक्सपीरियंस अपना लिखने लगी हूँ ईरा सीवी के अंदर। सो मैं ये चाहती हूँ कि आप सबसे पहले ना उसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। जैसे अब मैंने म्यो हॉस्पिटल में हाउस जॉब की है, तो स्टार्ट ऑफ बाय राइटिंग दैट म्यो हॉस्पिटल इज for example, 1,000 bedded tertiary care hospital, which serves a population of 5 million people of Lahore and its periphery. फुल स्टॉप। ठीक है, इतना बहुत ब्रीफ एक शुरू जो लाइन है ना, उसमें इंट्रोडक्शन दे जगह का। जैसे मैंने मेयो हॉस्पिटल, बिकॉज मैंने लिखा होगा मेयो हॉस्पिटल, लेकिन दे डोंट नो कि मेयो क्या है, दे डोंट नो जिना क्या है, दे डोंट नो गंगाराम क्या है। हालांकि ये एक वन ऑफ द लार्जेस्ट ओल्डेस्ट एंड फाइनेस्ट लाहौर के सेटअप्स हैं। तो टेल देम कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, और फर्स्ट लाइन में आपने ये एक इंट्रोडक्शन बता दिया। अगर आपने कहीं ऑब्जर्वरशिप की है किसी हॉस्पिटल में, ठीक है, तो आप उस जगह को, उस हॉस्पिटल को या उस क्लिनिक को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। जैसे कि अगर कोई भी क्लिनिक है, दिस क्लिनिक, दिस इज अ private setup and this is led by this doctor and it serves to the pulmonary needs या to the cardiac needs of the this population of this area। ठीक है, एक ब्रीफ थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, सो दैट दे नो कि क्या चीज़ है, उनको नेट पे जाके सर्च ना करना पड़े। ठीक है, फिर सेकंड लाइन में आप लिखें कि वर्किंग, अगर हाउस जॉब का है तो आप लिखें कि वर्किंग एज एन इंटर्न, आई
कोलन एंड देन पॉइंट्स में आई लर्न आई दिस अच्छा, अब जो पॉइंट्स है ना उनको लिखने का भी एक तरीका है, उनको आई वुड वांट कि आप चीज़ों को थोड़ा सा क्वांटिफाई करके लिखें। ठीक है, अब हाउस जॉब एक्सपीरियंसेस में अक्सर लोग सिंपल लिख रहे होते हैं कि as working as an intern, I took histories and I performed physical examinations and I did this. तो I think इससे बेहतर है कि आप लिखें कि I I saw or I managed 5 patients daily. I took their histories. I performed examinations on them. I also participated in ward rounds daily. I used to attend weekly journal clubs. ठीक है, आप ये लिखें कि in a month I did 2 24-hour calls that were receiving calls. I did this. तो आप ना थोड़ा क्वांटिफाई करें चीज़ों को। आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे, ताकि उन्हें पता चले कि अच्छा आपने कितने मरीज देखे हैं, दे हैव एन आइडिया ऑफ थिंग्स। और बहुत अनरियलिस्टिक वैल्यूज ना लिखें, थोड़ा थोड़ा रियलिस्टिक होके लिखें कि एक दिन में आप 4 5 से ज्यादा वो मरीजों की हिस्ट्रीज और एग्जामिनेशंस नहीं कर सकते। रिसीविंग कॉल पे आप चले लिख सकते हैं कि we used to receive like 20 patients over 24 hours and we used to do their chart ups and we used to do this. तो उसे आप brief करके लिखें। So I think these are some of the points that I wanted to share regarding the work experience. I think this is one of the most important sections of the ERAS CV. Interview में भी सबसे ज़्यादा इसी पे question होते हैं। तो I think the take home message in the experience section is this, that show that your diverse personality and show how diverse you are. ठीक है। इसके अलावा जो ईरा सीवी के अंदर जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन मेरे ख्याल से, वो आई थिंक योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट। आई थिंक जो शायद लोगों को इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, बट ऑनेस्टली हर इंटरव्यू में वो आपसे ये चीज़ ज़रूर पूछते हैं रिगार्डिंग योर हॉबीज एंड रिगार्डिंग योर इंटरेस्ट। तो आई थिंक आप वो मेंशन करें जिसके बारे में आप वाकई बात कर सकते हैं। कोई किसी को देख के कोई बहुत नई चीज या कोई अनरियलिस्टिक चीज ना लिखते हैं। जैसे लड़कियों को कुकिंग का शौक होता है, सो दे डू लाइक कुकिंग, तो आप कुकिंग लिखते हैं। आप culinary एक्सप्लोरेशन लिखते हैं। आप अगर बैडमिंटन खेलते हैं आप वो लिखते हैं। जिसके बारे में आप बात कर सकते हैं ना, आप सिर्फ वो मेंशन करें। आई थिंक दैट रियली हेल्प्स यू विद द इंटरव्यूज। ये आपसे क्वेश्चन जरूर होता है आपसे हॉबीज से रिलेटेड। कुछ लोग पेंटिंग करते हैं, कुछ लोग फोटोग्राफी करते हैं। मैंने पर्सनली फोटोग्राफी लिखा था, कुकिंग लिखा था, इसके अलावा बैडमिंटन लिखा था, और मैं इनके बारे में बात कर सकती थी तो मैंने इसे मेंशन कर दिया। सो टेक होम मैसेजेस के हॉबीज एंड इंटरेस्ट में वो मेंशन करें दैट यू कैन टॉक अबाउट इन द इंटरव्यू, दैट यू कैन डिफेंड योर सेल्फ। What if a hobby is doing dance and TikTok? Okay, so I think dancing is a great hobby. I think, of course, आप जरूर बता सकते हैं. And if you like social media, if you like TikTok, I think that's great to talk about. If you have even a TikTok account that's public, I think you can tell them I run like an Insta page. I do this. अगर आप makeup का कुछ करते हैं, so I think you can talk about that I love doing makeup and I love doing making videos, and dance is actually a very good hobby if you're doing that. So I think you can talk about it, but you should know about like the different types of dance in Indian or whatever. So I think you should know everything about it, right? So yeah, of course you can talk about that as well. Other than that, I think there were some questions regarding yeah, so another portion of the ERA CV was the certification portion. तो काफी लोगों ने क्वेश्चंस में पूछा हुआ था कि ALS BLS सर्टिफिकेशन हमें डालनी चाहिए ERA CV के अंदर, यानी ऑनेस्टली इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने नहीं डाली थी अपनी ALS BLS, क्योंकि मैंने नहीं की हुई थी उस टाइम पे। और ऑनेस्टली इट डज नॉट मैटर, बिकॉज हम पाकिस्तानियों ने नहीं की हुई होती है। लेकिन जब आपका प्रोग्राम आपका जब इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मैच हो जाएगा, तो वो ओरिएंटेशन के अंदर दे विल मेक श्योर कि आप ALS BLS सर्टिफाइड हो जाओ। तो वो उस टाइम पे हो जाएगी, और इट डज नॉट इम्पैक्ट योर इंटरव्यूज एट ऑल, द नंबर ऑफ इंटरव्यूज यू गेट। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा आई थिंक एक पोर्शन था ऑफ द इरा सीवी दैट इंक्लूड्स द प्रोफेशनल मेंबरशिप्स। तो उसमें लोगों ने पूछा हुआ था कि हम क्या डालें। तो ऑनेस्टली मैंने उसमें PMDC डाला था, क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे प्रोविजनल लाइसेंस था PMDC का, बट लोगों ने कहा कि वो डालना चाहिए, एंड इट्स गुड एक्चुअली दैट यू आर अ मेंबर ऑफ द PMDC, सो यू कैन ऐड इट। इसके अलावा कुछ लोग अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी और अमेरिकन कॉलेज ऑफ न्यूरोलॉजी
का भी प्रोफेशनल मेंबरशिप डालते हैं, बट मेक श्योर कि यू आर एन एक्टिव मेंबर ऑफ इट। ठीक है, आपकी कंट्रीब्यूशन अगर उसमें है तो वो आप डालें, अगर आपकी नहीं है तो इट्स नॉट अ मस्ट, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर नंबर ऑफ इंटरव्यूज यू गेट। मैंने नहीं डाली थी बिकॉज आई वॉज नॉट एन एक्टिव मेंबर ऑफ इट। तो अगर आपका कुछ भी नहीं है, जस्ट ऐड योर पीएमडीसी, अगर वो भी नहीं है तो दैट्स ऑल्सो फाइन। दिस इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट योर इंटरव्यू चांसेस एट ऑल। इसके अलावा आई थिंक there is another section of the ERAS CV जिसमें honors and awards का section है। I think that is the section where you can show yourself, where you can show your achievements। इसमें आप अपनी distinctions डाल सकते हैं, आपकी positions, अगर आपके academic excellence के gold medals हैं आप वो डालें। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कभी सर्टिफिकेट मिला है, कोई स्कॉलरशिप मिली है, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन मिला है किसी भी चीज़ के लिए, आप वो डाल सकते हैं। इसके अलावा स्कॉलरशिप मैंने बता दिया। इसके अलावा अगर आपको कभी लैपटॉप मिला है या टैबलेट मिला है, कोई ऐसी चीज़ मिली है बिकॉज ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस और बिकॉज ऑफ एनी सोसाइटी वर्क, या कोई भी आपने फोटोग्राफी में काम किया है, आपने कोई फिल्म एंड फोटोग्राफी में आपको कोई अवार्ड मिला है, तो आप प्लीज़ इसको ऐड करें। यू कैन ऐड एज मच ओनर्स एंड अवार्ड्स यू हैव, बट मेक श्योर कि वो सिर्फ मेडिकल एमबीबीएस के बाद के हों। एमबीबीएस जब से आपका स्टार्ट हुआ है ना, तब से लेके बाद में, अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर आप मेरिट नंबर 1 थे या आप टॉप 10 मेरिट में थे, आप वो भी डाल सकते हो। लेकिन मैट्रिक एफएससी की जो चीज़ें हैं ना, जो आपके अचीवमेंट्स हैं, आई थिंक उससे इतना मतलब फर्क नहीं पड़ता है, वो डालने की ज़रूरत नहीं है। जो मेडिकल में आने के बाद आपके जितने भी ऑनर्स एंड अवार्ड्स हैं ना, आप वो डालें इसमें। एंड आई थिंक दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आई वांटेड टू शेयर रिगार्डिंग द ERAS CV। So, anything that you would like to add, Dr. Chaudhary, or should I continue? I just want to say one thing. I really like the question जो किसी ने इधर पूछा है कि मैं टिकटॉक करती हूँ, डांस करती हूँ, सिंग करती हूँ. I think it's important, to sound very professional in your application. And you have to be prepared that they are going to ask you questions in your hobbies. The medical culture right now is that they are encouraging, they're very open to the idea of medical influencers. लेकिन again, if your TikTok does not seem professional to you, and if you feel like it can actually work against you, don't mention it. आप वैसे बता सकती हैं कि I have an interest here. Maybe you want to say something like, I enjoy doing social media. I'm trying to grow my TikTok or Instagram into more of a medical informative platform. So I think that is very important point. You'll be surprised in the interviews here. They actually love to get in there and ask you more questions about your hobbies than your experience, right? And it's one way to differentiate yourself. Manur, I have a question for you. I see a lot of students in the EROS application where it says postgraduate experience. They're writing none, 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 none. जो आप लोगों का house job होता है, is that considered to be postgraduate in Pakistan? No, I think the postgraduate specifically means the PG ship that you do here, the residency that you do here. They're not talking about the house job. That is not a postgraduate experience. What about under the experience or awards? I see people starting their application at the top saying, we don't, this honor society is not available in my college, or this distinction is not available. And can you comment on that? I mean, should the EROS application be full of things that are not available at your college? Should they be drawing attention to that or not? Well, I think there was a portion of the ERAS CV where they mentioned some alpha omega status. And in Pakistani medical schools, we don't have that alpha omega status. So I think you can, I said that we don't have this in our medical school. So I think that's what you're trying to ask, because regarding distinctions, they do know that we do have distinction or this medal. But regarding the alpha omega status, you should make them clear that you don't have them at your medical school. It's only for the American medical schools. I also think, can you comment a little bit about, because some of us, some of the people are joining us right now, when they are mentioning distinction, can you talk about how that should be actually written, right? Because Yeah. यहाँ US में, they don't necessarily know what that means.
Exactly, exactly. So whenever you are mentioning any of your owner an award, make sure you explain it to them because of course they don't know that what distinction is actually. So you can select in the category academic excellence, and in the description you can write that distinction in the subject of anatomy. And then in the further explanation, you can say that distinction is awarded to students who score above 80%, 85 or 80% in the combined oral, practical and theory exam. इससे ज्यादा वो आपको जगह नहीं देगा लिखने की, आपके पास एक ही लाइन होगी। लेकिन आप ये मेंशन कर दें कि कंबाइंड ओरल, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सब में अगर 80 85% से ज्यादा आप स्कोर लेते हो तो आपको डिस्टिंक्शन अवार्ड की जाती है। ठीक है, तो आप उसको इस तरह वन लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो। इसी तरह अगर कोई मेडल है तो आप उसे वो बताओ कि मेडल और इज अवॉर्डेड टू दैट स्टूडेंट हु स्कोर्स ओवरऑल बेस्ट इन द एग्जाम, लाइक जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से जो फर्स्ट है वो उसको मेडल मिलता है। तो यू कैन क्वांटिफाई थिंग्स एज वेल। तो Yeah, I आई think it's थिंक a या यू शुड एक्सप्लेन yeah. देम, एक्चुअली दैट्स वेरी गुड टू एक्सप्लेन देम बिकॉज दे डोंट नो। तो उनको क्या पता कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, और आपने अगर पोजीशन ली है किसी प्रॉफ में तो आप कितने स्टूडेंट्स में से। तो इट मेक श्योर टू टेल देम दैट आउट ऑफ 360 स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास आई स्टूड सेकेंड इन द सब्जेक्ट ऑफ एनाटमी और फिजियोलॉजी, इतना, सो दैट दे नो कि आपने अच्छा इतने बच्चों में आप फर्स्ट आए हो। Good सो point. Good इट्स, point. या, सो आई थिंक या। You want to move on to the second part of your talk? Yes. So, moving on to the second part, I think जो आपका ERAS का पूरा पोर्शन है उसमें जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है दैट इज प्रोग्राम्स एंड सिग्नलिंग। और ऑफ कोर्स लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट होते हैं इसमें, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे भी बहुत ज़्यादा डाउट थे इसमें। बट आई थिंक मेक श्योर कि सबसे पहले लोगों का ये सवाल होता है कि हम कितने प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई करें। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लिमिटेड प्रोग्राम्स में अप्लाई करें। आई थिंक अगर आपको 170 प्रोग्राम्स में या 110 प्रोग्राम्स में अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है बिकॉज आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ सिग्नल्स आई थिंक यू आर सपोज टू अप्लाई लिमिटेड, राइट। आपको ब्रॉड अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम अगर आप इंटरनल मेडिसिन में अप्लाई करें तो आई वुड सजेस्ट कि आप 70 से ज्यादा, 70 मैक्स, अगर किसी को बहुत ही एंजाइटी होती है तो 80 तक, 70 80 से ज्यादा मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई फायदा होता है। इसके अलावा अगर कोई डुअल या ट्रिपल स्पेशलिटीज में अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है इंटरनल मेडिसिन के अलावा, आप पीर्स में भी कर सकते हैं। पीर्स में भी आपको फिर सिग्नल ज़्यादा हो जाएंगे। आप पीर्स में 20 पीर्स के प्रोग्राम्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, आप एफएम में अप्लाई कर दें। तो लाइक मैक्स आप 100 प्रोग्राम्स में अप्लाई करें अगर आप डुअल या ट्रिपल अप्लाई कर रहे हैं। और अगर आप सिर्फ आईएम में अप्लाई कर रहे हैं तो 60 70 से ज़्यादा मत करें, ठीक है। इसके अलावा अब कौन कौन से प्रोग्राम्स में अप्लाई करना है, कैसे फिल्टर करना है, आई थिंक उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आई थिंक मैंने जो अपनी प्रोग्राम रिसर्च की थी मैंने सारी वो रेजिडेंसी एक्सप्लोरर से की थी, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने किसी भी प्रोग्राम के अंदर देखनी होती है वो रेजिडेंसी एक्सप्लोरर बहुत लंबी एक्सप्लेनेशन दे देता है हर प्रोग्राम की। उसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ आपने देखनी है वो उसका वीजा स्पॉन्सरशिप है। सबसे पहले आपका उस टेबल पे आपकी नजर जानी चाहिए, अच्छा कि ये प्रोग्राम वीजा दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर वो वीजा नहीं दे रहा स्ट्रेट अवे आप उसे फिल्टर आउट कर दें, ठीक है। आपने जरूर देखना है कि वो J1 वीजा या H जरूर दे रहा हो। सेकेंड चीज जो आपने देखनी है वो ये कि इस प्रोग्राम के अंदर आईएमजी परसेंटेज कितनी है, ठीक है। मेरे ख्याल से इन माय ओपिनियन अगर किसी प्रोग्राम में 50% या 60% से ज़्यादा आईएमजी परसेंटेज है आपको सिर्फ उन प्रोग्राम्स में अप्लाई करना चाहिए। अगर किसी प्रोग्राम में 20 या 30% आईएमजीज है तो उसमें सिलेक्शन के चांसेस प्रैक्टिकली कम होते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि सेफ साइड के ऊपर आप 50 60% आईएमजीज की ज़रूर रखें किसी प्रोग्राम में। थर्ड चीज़ आप ये देखें कि प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तानी मेडिकल स्कूल्स के लोग हैं या नहीं है। बिकॉज आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो रेजिडेंसी एक्सप्लोरर पे ना एक बार ग्राफ बना हुआ तो जिसमें अगर आपको पाकिस्तानी स्कूल का नाम नजर आ रहा है ना, जैसे फातिमा जुनाह का कि फातिमा जुनाह की बहुत अलमना है बाहर, तो उसका नाम नजर आ रहा है तो बिकॉज आपको पता है कि अच्छा यहाँ हमारे मेडिकल स्कूल को इज्जत मिलती है, यहाँ हमारे मेडिकल स्कूल के लोगों को लेते हैं। तो मेक श्योर कि आप वहाँ अप्लाई करें। अगर इसके अलावा अगर आपको पाकिस्तान का कोई भी आगा खान, डाओ, केई, जिन्ना सिंध या
या कोई भी मेडिकल स्कूल नजर आ रहा है तो आप वहाँ जरूर अप्लाई करें, क्योंकि ये प्रोग्राम पाकिस्तानी मेडिकल स्कूल्स के ग्रेजुएट्स को कंसिडर करता है। ठीक है, ये तीन चीजें आप जरूर देखें। इसके अलावा आई थिंक यू शुड लुक एट द स्कोर कट ऑफ्स। उसका भी एक ग्राफ बना हुआ होता है रेजिडेंसी एक्सप्लोरर में, उसकी रेंज जरूर देख लें कि अगर उस प्रोग्राम का मीन, फॉर एग्जांपल मीन जो उसका स्कोर कट ऑफ है वो 230 है, तो मेक श्योर कि आपके 230 से ज़्यादा हो। ठीक है, अगर उसका स्कोर कट ऑफ 260 है, ठीक है, और आपके अगर 250s में, तो मेक श्योर टू फिल्टर आउट दैट प्रोग्राम। ठीक है, दैट विल बी अ प्रैक्टिकल अप्रोच। ठीक है, आई थिंक आपको थोड़ा प्रैक्टिकल रह के ही चीज़ें करनी चाहिए। अगर किसी का स्कोर कट ऑफ ज़्यादा है, बहुत हाई फाई प्रोग्राम है, and you think that your score cutoff is not matching with them, so just don't apply to that program. Mostly वैसे programs जो हैं उनका जो 230 ही होता है मोस्टली। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत यूनिवर्सिटी या हाई फाई प्रोग्राम्स हैं, उनके थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो if you have a good CV and you think you have chances of matching there, then do apply. But if you think that that program would not work for me, so it's okay to leave that. इसके अलावा आई थिंक यू शुड डेफिनेटली लुक एट द डॉक्यूमेंट्स दैट दे आर रिक्वायरिंग। वो भी उन्होंने शुरू में अपना मेंशन किया हुआ होता है कि हमें इतने USLOR चाहिए, हम हमें MSP चाहिए, हमें डीन्स लेटर चाहिए। मेक श्योर टू नोट डाउन दीज थिंग्स, ताकि जब आप अपने प्रोग्राम को डॉक्यूमेंट्स असाइन कर रहे हो, ताकि आपको याद हो कि अच्छा मैंने इसमें इतने USLOR लगाने हैं, मैंने इसमें इतने, अगर उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा हर रेजिडेंसी एक्सप्लोरर के पेज के ऊपर वेबसाइट का लिंक होता है, जहां आप जाके स्पेसिफिक, अगर कोई प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो आप वो भी देख सकते हैं। कुछ प्रोग्राम से लिखा हुआ होता है कि हमारा जो ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कट ऑफ है वो लेस देन 3 हो, तो मेक श्योर कि अगर आप 3 ईयर के कट ऑफ से बाहर हो तो एक्सक्लूड दैट प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम की वेबसाइट पे जाके भी, मैं नहीं कह रही कि आप बहुत डिटेल्ड सर्च करोगे, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप सरसरी एक दफ़ा ज़रूर देख लो कि इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मेरे पास नहीं है। कभी कभार रेजिडेंसी एक्सप्लोरर का डेटा थोड़ा पुराना होता है और प्रोग्राम ने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ होता है कि वी आर नॉट स्पॉन्सरिंग वीजाज दिस ईयर। तो मेक श्योर कि आप एक दफ़ा सरसरी उसे देख ज़रूर लो कि एटलीस्ट ये वीज़ा तो देता हो, और एटलीस्ट इसका स्कोर कट ऑफ या ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कट ऑफ मैच करता हो मेरे से। ठीक है, इसके अलावा आई वुड से कि जो नए प्रोग्राम्स हैं ना, नए सिर्फ कुछ ऐसे हैं जो 2026 में क्रेडिट हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो 2025 में क्रेडिट हुए हैं, कुछ जो 2024 में हुए हैं। ये दीज आर कंसिडरेबली द रीसेंट नए वाले प्रोग्राम, सो मेक श्योर टू अप्लाई टू देम एज वेल, बिकॉज ये इंटरव्यूज भी भेजते हैं, यहाँ सिलेक्शन के चांसेस भी होते हैं। ठीक है, एक ये चीज़। रिगार्डिंग सिग्नलिंग आई वुड सजेस्ट के जिन जिन जगह पे आपने रोटेशन की दी है ना, उनको तो मस्ट आप गोल्ड सिग्नल करो या सिल्वर सिग्नल करो, वो तो मस्ट है। इसके अलावा मेक श्योर टू टू सिग्नल, फॉर एग्जांपल अगर आपने डेलस में रोटेशन की है, मेक श्योर टू सिग्नल द इम्पॉर्टेंट और द वेरी प्रोमिनेंट डेलस प्रोग्राम्स दैट टेक IMGs। ठीक है, ये सिग्नलिंग में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी पर्सनल कनेक्शंस, अगर आप किसी डॉक्टर को जानते हो हु कैन रिकमेंड यू एट अ पर्टिकुलर प्लेस, या आपका कोई कोई सीनियर कॉलीग है या आपकी कोई फ्रेंड है हु इज़ ऑलरेडी वर्किंग एट दैट प्रोग्राम एंड शी कैन रिकमेंड यू, तो मेक श्योर टू सिग्नल दैट प्रोग्राम, बिकॉज आई थिंक दे रियली वैल्यू द रिकमेंडेशंस। राइट, अगर कोई FJ की आपकी फ्रेंड है तो मेक श्योर टू रीच आउट टू देम एंड पोलाइटली एंड आस्क देम इफ दे कैन रिकमेंड you, and make sure to signal that program. So, these are some of the things that I wanted to share regarding the programs and signaling. बिल्कुल basic overview मैंने दिया है, लेकिन important points इसमें ये हैं जो मैंने share किए हैं। So, Dr. Chaudhary, would you like to add anything in the programs and signaling? I think you're doing a great job, Manur. I just Oh, want to say कि we get calls all the time कि आप मुझे can you recommend me to a program and whatnot. And it really is our intention to help every FJ student if we can, but you have to remember that's not all you can rely on. And when you guys are doing your observerships here in the US, keep your ears and eyes open. That's a good opportunity to see what other programs are around you. And here, here in the US, don't hesitate to ask yourself. Manu, talk about how you came about matching in Arizona. How did you end up doing a observership there?
Yeah, so basically, I cold emailed a lot of people in Arizona. So one of the doctors, he was actually an alumnus from my own medical school, and he was kind enough to respond to me. And I rotated with him, and it was basically a clinic setup. And when I went to that place, I was doing a rotation with that doctor. So he referred me to another doctor that यहाँ हॉस्पिटल है आप इनसे ईमेल करें आप इनके साथ भी ऑब्जर्वरशिप कर सकते हैं सो आई ईमेल्ड दैट डॉक्टर एंड ही वाज काइंड इनफ टू प्रोवाइड मी द ऑब्जर्वरशिप अपॉर्चुनिटी देयर मैंने कहा मैं एरिजोना में ही हूँ एंड कैन यू लाइक गिव मी द अपॉर्चुनिटी सो मैं वहाँ उस हॉस्पिटल में गई वहाँ मैंने रोटेट किया उसी हॉस्पिटल में आई सॉ अनदर डॉक्टर एंड आई ईमेल दैट डॉक्टर अगेन अनदर डॉक्टर okay, can I do observership with you if you have an opportunity? And I've seen you work, and I'm also rotating at this hospital. So can I rotate with you for a few days if you would like to? So he was kind enough to accommodate me. So इस हॉस्पिटल में जहाँ मेरा मैच हुआ है ये वही वाला हॉस्पिटल है और यहाँ पे वो जो दो डॉक्टर्स के साथ मैंने ऑब्जर्वरशिप की I made sure to be an active observer. I used to ask questions. I used to do whatever tasks they told me. I went on time. तो आई थिंक कुछ ये चीज़ें ना ज़रूर नोट कर रहे होते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो ऑब्जर्वरशिप के अंदर जाते हैं एंड दे आर लाइक ऑब्जर्वरशिप में हमने क्या करना है मतलब हमने क्या ही कर लेना है तो आई थिंक it's important to show them that you are actually interested in this program and or you are interested in getting residency and you're interested in learning, right? तो ये चीज़ें I think they help me and so at the I think regarding in I think September when the deadline was very near, I politely asked them once, the two of the doctors, that can you please recommend me to the program? And as I've also done an observership here, and if it's convenient for you, then if you could recommend me. So I think one of them, not both, but one of them actually recommended me. So I think that was great. I think that actually worked as well. My CV also matched the particular program, and also I did an observership there, and they also recommended me. So I think these things they do matter. But again, I think Dr. Chaudhary is very right regarding recommendations. I think आप उन्हीं को कह सकते हो जो वाकई जिनके साथ आपने काम किया हुआ है जिन डॉक्टर्स के साथ जो आपको पर्सनली एज अ वर्कर जानते हैं मतलब आप रैंडम किसी को नहीं कह सकते कि आप मुझे रिकमेंड कर दें बाजी अगर आपकी सीनियर है तो अगर आप मुझे रिकमेंड कर दें अगर वो बाजी आपको वाकई मतलब एज अ वर्कर जानती है ना कि अच्छा इसने मेरे साथ हाउ जॉब की थी या आई नो हर पर्सनली आई नो हर स्ट्रगल्स अगर वो पर्सनली आपको जानती है ना तो आप फिर आप उन्हें रिक्वेस्ट करें कि आप काइंडली मुझे रिकमेंड कर दें जिन डॉक्टर्स के साथ आपने काम किया है उन्हें आप ज़रूर कहें कि अगर आपने अच्छी परफॉर्मेंस की है वहाँ पे कि आप मुझे काइंडली रिकमेंड कर दें यहाँ पे तो आई थिंक दे वर यू शुड बी प्रैक्टिकल अबाउट इट एंड यू शुड बी पोलाइट तो आई थिंक दे डू रिकमेंड यू बट अनरियलिस्टिक होके एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए कि अगर आप किसी को जानते नहीं हैं वो आपको रिकमेंड कर देंगे तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर अगर मुझे कोई कहे कि आप मुझे रिकमेंड करो मैं उसे पर्सनली नहीं जानती हूँ तो मेरे लिए भी मुश्किल होगा ये तो I hope you all understand this thing. And would you like to add anything to it, Dr. Chaudhary? Yeah, I think I just want to emphasize, exactly what you did. You were in that program doing an observership with somebody else, and you approached, other physicians there. Can you introduce me there to somebody? And even if somebody, just meets you for a few days, gives you just a week of observership opportunities, Exactly. and you work so well, the biggest thing is they want a team player. They want somebody Yeah, that can communicate with their patient, somebody that's going to do anything they ask them to do. So if you can exactly. actually show that to your preceptor, you can get a really good letter and a good recommendation based on Exactly. that. Exactly. And I wanted to add one more thing that if you're rotating at a hospital and you are working with a team, right? There will be the doctor with you, there will be other observers with you, and there will be residents with you. There might be fellows with you as well. So make sure that you also interact with the residents. You also interact with the fellows because I think जब भी कोई induction हो रही होती है किसी program के अंदर, so I think they really do consider the opinion of residents as well.
तो आप रेजिडेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट करें, आप उनसे पूछें कि प्रोग्राम, व्हाट इज द प्रोग्राम लुकिंग फॉर इन अ कैंडिडेट, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम, एंड आई एम ऑल्सो कंसिडरिंग टू बी एट दिस प्रोग्राम। मतलब आप उनसे भी अच्छा इंटरेक्शन रखें, आप उनसे इन टच रहें, बिकॉज उनकी आई थिंक without them okaying you, I think you can't get selected into a program, because मैंने ये चीज़ सुनी है कि the program director asks the residents about के should we consider this candidate, so they actually score you according to the residents the opinion. So I think it's always good to be good with the team, रेजिडेंट्स के साथ भी अच्छे रहें, अपने साथ वाले ऑब्जर्वर्स के साथ भी अच्छे रहें, कोलीग्स के साथ भी सही रहें, फेलोज के साथ भी अच्छा बिहेव करें। सो आई थिंक दैट्स रियली गुड। सिर्फ डॉक्टर का ओपिनियन मैटर नहीं कर रहा होता, जो आप जैसे बाकियों के साथ इंटरेक्ट करें, आप नर्सिंग स्टाफ के साथ कैसे इंटरेक्ट करें, आप उनके असिस्टेंट्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करें, आई थिंक दीज थिंग्स दे play a very important role. Would you like to Also, add anything to it? yeah, what are your thoughts on is it possible to match if you are doing observership as an, in an outpatient practice? I get a lot of requests that students are wanting कि मुझे यूनिवर्सिटी में जगह ढूंढ के दें जहाँ ये program actually होता है. What are your thoughts on that? What if you can't find a program like that? Honestly, for me, I think it does not matter. I think what matters is कि आपने US clinical experience किया हुआ हो. What matters more is आपका जो LOR आपको मिला है वो थोड़ा personalized हो, क्योंकि आपने अच्छा काम किया, तो of course your preceptor knows कि you have put an effort into it. So they will be kind enough, they will see it, and they will be kind enough to give you a personalized LOR. So I think that's what really matters. इतना ज़रूरी नहीं है कि आपने, बहुत किसी ने पूछा हुआ था आई थिंक कि पीड्स में पता नहीं जॉन्स हॉपकिंस के अंदर ऑब्जर्वरशिप करी है तो मुझे उसका फायदा होगा। ऑनेस्टली बहुत बड़ा नाम है, और अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप ज़रूर करें वहाँ पे। बट अगेन, अगर आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाके ऑब्जर्वरशिप करें और वहाँ से आपको एक जेनेरिक लेटर मिल रहा है, आई थिंक आपको उसका इतना फायदा नहीं होगा। आपको उस चीज़ का ज़्यादा फायदा होगा जो कि आपको एक क्लिनिक से एक पर्सनलाइज्ड LOR मिलेगा। सो आई थिंक दैट विल बी मोर रिफ्लेक्टिव ऑफ यू, वो आपकी क्वालिटीज को बयान करेगा, वो उन्होंने पढ़ना है। तो आई थिंक दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। अगर आपको इन पेशेंट नहीं भी मिली ना तो इट्स ओके, अगर आपने तीनों आउट पेशेंट सेटअप्स में या चारों आउट पेशेंट सेटअप्स में किए हैं तो उन लोगों के भी मैच हुए हैं। सो आई थिंक इट्स ग्रेट। आपको जरूर OPD सेटअप्स में करनी चाहिए। आपको सिर्फ यही नहीं देखना चाहिए कि मुझे यूनिवर्सिटी प्रोग्राम के अंदर ही मैंने इन पेशेंट करनी है। अगर आपको कम्युनिटी प्रोग्राम के अंदर इन पेशेंट मिल रही है, सो दैट्स बेटर, आप वो भी करें। तो इट्स आई थिंक इट डज नॉट मैटर। We're getting to the end of our program, so why don't you go ahead and start the next portion because I would like to leave some room for some questions. So if you guys, Okay, I yeah. think yeah, okay, so yeah, okay, so I think some of the questions they were shared in the group. I start with them, the ones that you shared with me? Yes, let's start there. Okay, so the first question was that for peds, what rotations are preferable, and is it better to have inpatient, outpatient, or combined, or inpatient ones only? Plus, do the big names, Johns Hopkins. Okay, so I addressed this regarding the Johns Hopkins. जरूरी नहीं है कि आपने बड़े institutes में ही करनी है. OPD setups would work. Community mid to low tier program observership would work. तीनों OPD would also do great. Personalized LOR होना चाहिए, और वो आप अपना इंटरेस्ट शो करेंगे तो आपको मिलेगा। Okay, so for peds, what rotations are preferable? Honestly, if you are applying to just peds, तो I think फिर आपको peds के LORs ही चाहिए होंगे। लेकिन अगर आप peds में अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास सारे peds के LOR नहीं है, तो आप अपना एक इंटरनल मेडिसिन का LOR भी डाल सकते हैं उसके अंदर। आप अपने पाकिस्तान का peds का LOR भी डाल सकते हैं अंदर। So that's how you can create a diversity there. इसके अलावा, is it better to have inpatient, outpatient, or combined? Again, it varies. It's best to have inpatient and outpatient combined. But if you have all outpatient, that also works. If you have all inpatient, so that also works. But the best is कि outpatient हो, थोड़ा बहुत inpatient भी हो, चाहे वो community program में क्यों ना हो। So that's it. Okay, so the next question was, um, that is actually a quite lengthy
questions. So it says that my step one and step two are done, and I'm planning to go to the US around the end of May or June for rotations. I am confused whether I should start my house job in May or if it's okay to skip for now. And if things don't work out in the US, come back later to complete the remaining 6 months with extension. My main concern is regarding documentation. If I join now, do we receive any employment letter within the first 15 days? Can it be shown for visa purposes? Okay. So, first of all, regarding the employment, I think a house job का जो office orders होते हैं, जैसे आपकी अब मुझे नहीं पता है एफजे में किस तरह से होता है, बट केई में तो जैसे ही आपकी हाउस जॉब की इंडक्शन होती है तो आपको हम चारों रोटेशन साथ ही ले लेते हैं, मेडिसिन सर्जरी अलाइड मेडिसिन सारी चारों इकट्ठी, और उसी दिन ही जिस दिन हम रोटेशन लेते हैं ऑफिस ऑर्डर्स इशू हो जाते हैं। तो ऑफिस ऑर्डर्स ही एक मेन डॉक्यूमेंट है जो आप वीजा इंटरव्यू में भी एज अ प्रूफ शो करते हो। ठीक है, और वो आपको उसी वक्त मिल जाते हैं ऑफिस ऑर्डर्स, एंड आई थिंक एफजे का भी इसी तरह का ही सेटअप होगा। ऑफिस ऑर्डर्स ही इज द मेन डॉक्यूमेंट दैट शोज दैट यू आर डूइंग हाउस जॉब। सो रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन इट्स दिस। अदर देन दैट बहुत से लोगों के कंसर्न होते हैं कि हमें हाउस जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दैट्स एक्चुअली अ वेरी बिग डिबेट, बहुत लेंथी डिबेट है, बट ऑनेस्टली इट डिपेंड्स ऑन यू। इट डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर इन योर एमएलई जर्नी। अगर आप बिल्कुल अपनी एमएलई जर्नी अभी आपने अपनी स्टार्ट करनी है, ठीक है, अगर आपने अभी स्टेप वन नहीं दिया हुआ, आप अभी रिसेंट ग्रेजुएट हो, तो इट्स बेटर कि आप हाउस जॉब ज्वाइन कर लो, साथ साथ हाउस जॉब करो, साथ साथ स्टेप वन की तैयारी करो, एंड बाय द एंड ऑफ हाउस जॉब आप अपना एग्जाम दे दो या हाउस जॉब खत्म होने के बाद स्टेप वन दे दो। ठीक है, लेकिन इफ़ यू आर एट अ लेटर स्टेजेस ऑफ योर यूएसएमएलई जर्नी, जैसे मैं बिल्कुल स्टेप टू देने वाली थी जब मैं ग्रेजुएट हुई हूँ, तो मैंने उस टाइम पे हाउस जॉब स्किप कर दी, तो बाद में स्टेप टू के बाद मैंने हाउस जॉब ज्वाइन कर ली। सो इट डिपेंड्स ऑन यू वेयर यू आर एट योर प्रिपरेशन। बट अगेन हाउस जॉब करने के लिए आपको अपनी एमएलई जर्नी में बहुत टाइम मिलेगा बाद में भी। अगर आप अभी स्किप कर देते हो, इतना ज़्यादा टाइम है, अभी सितंबर डेडलाइन है और मार्च में आप मैच होते हो और जून में आपने जाना होता है, तकरीबन 9 8 9 मंथ्स तो यहाँ आप आराम से हाउस जॉब कर सकते हो। सो यू विल गेट इनफ टाइम टू डू योर हाउस जॉब, एंड इट्स बेटर टू हैव अ परमानेंट लाइसेंस। आपको हमेशा एक एज होता है अगर आपके पास परमानेंट लाइसेंस अपना है अपनी होम कंट्री का। तो जरूरी नहीं है आप फौरन ही अपने बैच के साथ कर लो, आप बाद में भी कर लो, तोड़ तोड़ के कर लो, 3 महीने पहले करो, फिर स्टेप टू दे दो, फिर 3 महीने बाद में करो, लेकिन कर लो इफ यू हैव टाइम। So I think we should move on to the next question. So, how to use program signaling in the most practical way? Do we still need to apply to 100 plus programs? I think we already answered that question. Regarding ALS, BLS, you don't need it. I have answered that already. Um, how to write experiences in the CV? Whether to write all the experiences since graduation or just the meaningful ones, aligning it with the specialty you're applying for. एंड ये मैंने पहले भी आपको बता दिया कि आप डाइवर्स होके अपनी यूरास एक्सपीरियंसेस को शो करो। इट्स नॉट ऑलवेज शुड बी वेरी मच रिलेटेड टू द स्पेशलिटी यूर अप्लाइंग, क्योंकि अगर लोग डुअल स्पेशलिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो वो एक एक्सपीरियंस पीड्स का भी डालते हैं, वो इंटरनल मेडिसिन का भी डाल रहे होते हैं, वो एफएम का भी डाल रहे होते हैं, तो इट्स ओके, दैट्स ओके। And when writing a personal statement, should we skip going unmatched for the first time or should we add it? I think they if you have gone unmatched in any cycle, so I think they already know that you did not match in the previous cycle. So of course you can mention that in your personal statement. In the very last paragraph, you can mention that I went unmatched this year, and what new strategies are you doing to improve your candidacy for this year's math cycle. So of course you can add that. So I think that will be a positive factor that they will know, and they will know that you have tried to improve yourself in this one year, and you're bringing up the best version of yourself this time. So I think, yeah, you should mention it. And again, ALS, BLS, and AAMC certification, I think that's not needed. That won't impact your interview chances at all. How important research is for applicants, and how much it influences the interview chances? Honestly,
you should have some research experience in your ERA CV experience section. It should not be empty. Because अगर खाली है ना, वो कहते हैं कि अच्छा इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, you should have some experience. ज़रूरी नहीं है आपकी सारी publications हों. अगर आपकी submissions भी हैं, if you have two submissions only, mention it. If you have two publications only, mention it. If you have one poster presentation, mention it. इसकी कितनी नंबर है, कितनी क्वांटिटी है, पर्सनली आई डोंट थिंक दैट इट रियली मैटर्स. व्हाट मैटर्स इज कि अब आपसे अगर कोई इंटरव्यू में पूछता है, आप उसे डिफेंड कितने अच्छे तरीके से करते हो. इंटरव्यूज में आपसे पूछा जाएगा अपनी कि ये जो आपने सीवी में मेंशन की, अगर आपने एक ही रिसर्च की और आप एक ही को अच्छा एक्सप्लेन कर देते हो ना, तो दैट्स द बेस्ट थिंग. कुछ आई थिंक यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स हैं, आई थिंक ओक्लाहोमा है और आई थिंक क्रीटन है. आई थिंक दीज आर 1 2 और 3, मैक्सिमम 5 6 प्रोग्राम जो कि रिसर्च का बहुत सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस मांगते हैं, कि आपकी कोई 12 13 पब्लिकेशंस हो या आपकी ये हो. अदर देन दैट जो मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स हैं, दे वोंट लुक एट इट कि आपकी कितनी पब्लिकेशंस हैं और उस हिसाब से आपको इंटरव्यू देंगे. वो बस ये जरूर देखेंगे कि कोई ना कोई रिसर्च एक्सपीरियंस तो आपका होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो आपने रिसर्च में किया हुआ हो. दैट्स द ओनली थिंग दे आर लुकिंग एट. ठीक है. और अगर आपने अपनी कोई भी पब्लिकेशन मेंशन किया, तो मेक श्योर यू नो दैट. और उसमें भी ये भी बहुत लंबी डिबेट है कि आपने उसे क्या क्या, लेकिन आपने कोई रिसर्च अगर आपने की है, यू शुड नो दैट व्हाट वाज द पर्पस ऑफ डूइंग दैट रिसर्च, what was more importantly what was your role in that research. ये आपसे जरूर पूछेंगे. And how was that research impactful for you? How was it impactful for the medical society? ये चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए. वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपने डेटा कलेक्शन कैसे की, या आपने कौन सा स्टेटिस्टिकल एनालिसिस का टेस्ट यूज किया. वो टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे, वो मुश्किलों से शायद उसका सब्जेक्ट पढ़ें. वो आपसे ये जरूर पूछेंगे कि आपका रोल क्या है. तो यू शुड नो कि आपने क्या लिखा हुआ है. अदर देन दैट इट वोंट इम्पैक्ट योर इंटरव्यू चांसेस एट ऑल. बस प्रेजेंट होनी चाहिए. मैक्सिमम दो, 2 3 है तो बहुत है. अगर ज्यादा है तो अच्छी बात है, बट मिनिमम इज लाइक दिस 2 3. Okay, so other question is that regarding personal statement length, I think I have already mentioned that कि एक पेज से ज्यादा ना हो और 700 वर्ड्स से कम हो. कोशिश करें 650 वर्ड्स में आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट खत्म कर दें, चाहे जितनी भी आप उसको करना चाहते हैं, जितने भी पॉइंट्स इंक्लूड करना चाहते हैं उसी वर्ड लिमिट के अंदर करें, क्योंकि इतना ज्यादा इज टू मच फॉर द आईज टू रीड, आई थिंक. एंड फ्रेश यूएससीज का मैंने पहले बता दिया कि अगर आपके यूएससीज विद इन 2 years हैं, 2 साल तक वो वैलिड रहते हैं. अगर 3 साल या 4 साल हो गए हैं, तो आई थिंक दैट्स क्वेश्चनेबल, कि वो कहते हैं अच्छा ये बहुत ही पुराना एक्सपीरियंस हो गया है. लेकिन अगर विद इन 2 years हैं, दैट विल वर्क. एंड व्हाट अबाउट प्रायर इंटरनल मेडिसिन रेजिडेंसी इन पाकिस्तान, ये भी मैं पहले एड्रेस कर चुकी हूँ. उसको एलओआर आप जरूर यूज करें. दैट वुड बी वेरी वैल्यूएबल फॉर यू, बिकॉज इट वुड बी पर्सनलाइज्ड. इट वुड बी शोइंग यू एज अ रेजिडेंट कि आपने एज अ रेजिडेंट ये काम किए, ये प्रोसीजर्स किए. सो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली इंक्लूड दैट. लेकिन मेक श्योर कि अगर कोई पुराना ग्रेजुएट है, वो रेजिडेंसी अपनी कंप्लीट कर चुका है पाकिस्तान में, मेक श्योर कि सब कुछ पाकिस्तान की रेजिडेंसी का ना शो करें, डाइवर्स अपने आप को शो करें. एक सिर्फ पोर्शन मेंशन करें कि मैंने पाकिस्तान में रेजिडेंसी की. अपनी एचओशिप को शो कर दें, एमओशिप को शो कर दें, ऑब्जर्वरशिप को. मेक श्योर टू शो योर सेल्फ एज अ डाइवर्स पर्सन. इसके अलावा आई एम 2018 ग्रेजुएट, ये भी मैंने पहले एड्रेस कर दिया हुआ है. अच्छा, किसी ने पूछा हुआ था रिगार्डिंग द टाइम लाइन के बारे में. वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है कि हमने कब क्या चीज़ करनी है. आई थिंक लेट्स टेक अ फ्यू मिनट्स टू डिस्कस द टाइम लाइन. आई थिंक आपका जो ईरास का टोकन है वो आपको मिलता है 25 जून को. आई थिंक लास्ट टाइम टोकन्स मिलना शुरू हुए थे. तो जैसे ही आपको टोकन मिल जाता है ना, तो यू आर एलिजिबल टू आस्क योर परसेप्टर्स रिगार्डिंग द एलओआर. आप उनसे उसी टाइम एलओआर का कह सकते हो. बट ऑफ कोर्स मोस्टली हम लोग जो ऑब्जर्वरशिप कर रहे होते हैं, हम मई जून जुलाई के अंदर कर रहे होते हैं. तो मेक श्योर दैट अगर आपकी डेडलाइन, हमारी 24 सितंबर थी, आई एम सॉरी मुझे इस साल की डेडलाइन नहीं पता है, लेकिन अगर आपकी डेडलाइन 24 सितंबर है, तो मेक श्योर आप अगस्त के अंदर, अगस्त के एंड में आप
मिड अगस्त के अंदर, लाइक 14 और 15 अगस्त को आप अपने परसेप्टर्स को ईमेल करके या मैसेज करके उनको पोलाइटली रिमाइंड करवा दें कि काइंडली अपलोड माय LOR सो दैट आई कैन कंप्लीट माय एप्लीकेशन ऑन टाइम। और आप उनको ना एक टाइम ज़रूर बता दें, आप उन्हें कह दें कि September 1 से पहले मेरा LOR अपलोड कर दें, या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में मैक्सिमम मेरा LOR अपलोड कर दें। क्योंकि फर्स्ट वीक में अगर आपके LORs अपलोड हो जाएंगे, उसके बाद आपके पास इनफ टाइम होगा प्रोग्राम्स को LORs असाइन करने में। ठीक है, सो दैट्स रिगार्डिंग द LORs। इसके अलावा पर्सनल स्टेटमेंट के ऊपर आप अभी से भी काम करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, मैंने वैसे पर्सनल स्टेटमेंट काम मई जून में ऑलमोस्ट स्टार्ट किया था, बट अगर आपके पास अभी टाइम है आप अभी शुरू कर दें। इसके अलावा दैट दिस इज द बेस्ट टाइम टू गेट योर MSPE साइंड फ्रॉम योर मेडिकल स्कूल। साथ आप अपना जो डीन्स LOR है जो आपने होम कंट्री से लेना है, वो भी आप अभी उनसे रिक्वेस्ट करके साइन करवा के वो भी आप रख लें। इसके अलावा आई थिंक आई ऑल्सो मेड अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ट्रांसक्रिप्ट अपना अपने मेडिकल स्कूल से अपलोड करवा लें, ये वाली चीज़ें आप। ट्रांसक्रिप्ट तो बल्कि जब आपका ईरास टोकन मिल जाएगा उसके बाद आप अपलोड करवा सकते हैं, लेकिन आप अपना MSP साइन करवा के रख लें इस टाइम पे। इसके अलावा आप अपना जो डीन का LOR है वो आप बनवा के रख लें अपलोड। आप ये तीनों चीज़ें आप जैसे ही आपको टोकन मिलता है यू आर एलिजिबल टू आस्क देम टू अप्लाई। इसके अलावा आई थिंक समवन जस्ट आस्क्ड मी टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंट ईरा CV पे आप अगेन जब आपका टोकन आपके पास आ जाता है आप जुलाई के अंदर स्टार्ट करें। आहिस्ता 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 करके आप करते रहे। आप पहले अपने माइंड के अंदर ना चीज़ें बना लें कि अच्छा मैंने अगर 10 एक्सपीरियंसेस करने हैं, मैंने क्या क्या डालने, एक माइंड में अपना रफ सा एक मैप बना लें। और या आप वर्ड फाइल पे आप उसे नोट डाउन करते रहें ताकि एंड पे आपको ना हो कि अच्छा अब मैं अपना थॉट प्रोसेस स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट योर थॉट प्रोसेस अर्ली। So I think that's it regarding the timeline or program research. Program research, I would suggest कि आप अगस्त के अंदर मिड अगस्त के अंदर आप करना शुरू कर दें। बिकॉज आई थिंक 2-3 वीक्स अगर आपने करनी है ना, 2-3 वीक्स अगर आपने थॉरो रिसर्च करनी है इसमें आपको लग जाएंगे। ठीक है, और मिड अगस्त के अंदर आप इसे स्टार्ट कर दें ताकि बाय फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर यू आर डन विद योर प्रोग्राम्स लिस्ट। उसके बाद सिर्फ आपको ये टेंशन हो कि मैंने सिर्फ असाइन करने हैं डॉक्यूमेंट्स और मैंने कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, so that's it regarding the timeline. And I think these are all of the questions that had been shared in the group. And I think I have not missed any. अगर अब और किसी के questions हैं तो I think we should take them. We have a few You can questions in the chat. You can also unmute yourself and ask your question, whatever. Isn't Dean's LOR and MSP the same? No. MSP and Dean's letter are the same thing. And Dean's LOR is something that you get from the professor of medicine. में हमारे जो डीन है वो प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन थे, तो मैं हमने उनसे LOR लिया था। सो डीन्स लेटर and MSP are the same, but Dean's LOR is the LOR that you get from your Dean, right? So these are the two different things. I know ये बहुत confusing है, ये बहुत लोगों को, हम मैं भी बहुत confused थी जब ये मैंने किया था, but yeah, MSP and Dean's letter are the same thing, and Dean's LOR is the LOR. Hello, Dr. Manur. Thank you so much. Hello. Literally explained it so well, and you sound literally like impressive. Actually, Thank I you so wanted to much. ask that I wanted to apply broadly to both a peds and internal medicine, right? So Okay. for that, I actually planned I already started planning a year back, and I sent like thousands of emails. And right now, like I have kind of 17 rotations in hand, like where I got invited from. Okay. So it includes like 7 in peds, 11 in internal medicine, and Okay. 3 in like surgery. Okay. I was just finding people and just emailing them. So like I was lucky to get like a lot of Okay. responses. Okay. So now I just graduated from final year, right? So Okay. I want to travel to the US next month and do like my USC, right? So Okay. I heard from people that I cannot do more rotations, like I cannot stay in the US more than 4.5 months. So I wanted to ask regarding that कि visa का क्या process होता है, like can I stay longer, or like अगर मैं for example अब जून से travel करती हूँ, for example like 1st June को अगर like if I'm in the US, तो till September I should be like completing my rotations before 1st September, right? ताकि मेरे पास LORs हो जाए, or I can like even include the month of September. This is my question कि मैं सिर्फ 4 like rotations कर सकती हूँ, so how should I prioritize them?
ऑनेस्टली फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने कितना अरसा रहना है यूएस में, ऑनेस्टली 4 मंथ से ज़्यादा स्टे करना रिकमेंडेड नहीं है। दैट्स व्हाट डॉक्टर, यू नो डॉक्टर फतेह शहजाद, राइट? या यू नो हिम? Okay, या he keeps on saying this thing कि आप 4 महीने से ज्यादा यूएस में ना रहें, बिकॉज ये चीज उनको थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि आपको 4 LORs की जरूरत होती है, ठीक है? अब नाउ यू हैव माशाल्लाह अ लॉट ऑफ रोटेशंस लाइंड अप, सो आई वुड सजेस्ट यू दैट जरूरी नहीं है कि आपने पूरी 1 महीने की रोटेशन करनी है। आप 15-15 डेज की भी कर सकते हो, आप 1 वीक की भी कर सकते हो। उस पे हर दफा जो आपका एलओआर होता है ना, उस पे डेट्स मेंशन नहीं होती या वीक्स मेंशन नहीं होते, उस पे सिर्फ मंथ मेंशन्ड होता है। तो जरूरी नहीं है कि आपने पूरा महीना करके सिर्फ 4 LORs ही लेने हैं। अगर आप करना चाह रही हो रोटेशन, अगर आप 6 करना चाह रही हो तो आप 6 भी कर सकती हो। आप टू या टू वीक्स करके आप जून जुलाई अगस्त सितंबर में आप बल्कि 8 कर सकती हो। अगर आप 15-15 डेज की करो तो आप ये भी कर सकती हो। इसके या आई अलावा या प्लीज सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, कंटिन्यू। नहीं नहीं, आप बताओ आप क्या कहना चाह हाँ रहे या हो। मेरे पास जो रोटेशंस है ना, लाइक एवरीबॉडी सेड कि हम आपको 10 to 15 डेज वाली दे सकते हैं एंड वी विल गिव यू द एलओआर स्प्रेड लाइक ओवर द होल मंथ। तो मैंने यही हम्म पूछना था कि डू वी मेंशन कि हमने कितने टाइम के लिए किया है, या ये हमारा एक्सपीरियंस कितने टाइम का है या कौन से मंथ का है? फॉर एग्जांपल लाइक इफ आई एम डूइंग 2 15 day रोटेशंस इन हम्म जून, तो हम्म। उसको लाइक हाउ शुड आई प्रायोरिटाइज? कि मतलब मैं फुल मंथ की करूँ या फिर लाइक 10 to 15 days स्प्रेड ओवर द होल मंथ एलओआर, या फिर मतलब आई डू नॉट नीड टू मेंशन द टाइम? You do not need to mention the time. I think 15 days is enough. I think सिर्फ मंथ मेंशन होता है, उस पे डेट्स मेंशन नहीं होती एलओआर पे, तो इट्स गुड कि आप 15 डेज की रोटेशन करो। दैट वुड बी गुड इनफ। इसके अलावा अगर आपके पास ज़्यादा रोटेशंस हैं और आपको लग रहा है कि आप सारी नहीं कर सकोगे, तो आप प्रायोरिटाइज कर दो उनको। अगर आप एक दो स्किप करना चाहते हो तो आप उन्हें स्किप कर दो बेस्ड ऑन द फैक्ट कि अगर आपको पता है कि आपने डेलस के अंदर किसी प्रोग्राम्स को सिग्नल करना है या आपने उसको अपनी जियो प्रेफरेंस में डालना है, तो मेक श्योर आप डेलस की सारी रोटेशंस करो। और अगर आपके पास कोई किसी और स्टेट की रोटेशन है, यू कैन स्किप दैट। सो वो आपको पता है कि आपने किधर सिग्नल करना है, किधर अपनी जियो प्रेफरेंस अपनी डालनी है। सो यू कैन स्किप रोटेशंस एज वेल, बट आई थिंक 15 डेज अगर आप वीक भी करना चाहते हो ना, तो दैट्स ऑल्सो इनफ। वीक का क्या एलओआर भी चलता है। दे डोंट वांट कि आप पूरा महीना ही काम करो। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा पूरा महीना करो, लेकिन मोस्टली 2 वीक्स या 1 वीक भी ठीक है। ओके परफेक्ट, थैंक यू। और उसके अलावा लाइक कुछ डॉक्टर्स उन्होंने लाइक मेरी पूरी डॉक्यूमेंटेशन कराई है और लाइक बहुत हेल्पफुल तरीके से ना। तो नाउ इफ आई वांट टू डू लाइक विद देम, फॉर एग्जांपल लाइक वन डॉक्टर फ्रॉम बेलर स्कॉट, राइट? सो अब वो हम्म। इतना बड़ा नाम है, बट यू नो आई कैन नॉट अप्लाई फॉर रेजिडेंसी देयर बिकॉज दे वुड जस्ट नॉट टेक मी। सो मेरा ये सवाल है कि लाइक शुड आई डू देयर, या फिर मैं उन प्रोग्राम्स को प्रेफर करूँ जहाँ पर एक्चुअली रेजिडेंसी भी है, सो लाइक यू नो कॉन्टैक्ट्स हेल्प? या फिर अगर वो यस। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, ही इज गोना गिव मी लाइक अ रियली गुड एलओआर, सो आई शुड गो फॉर दैट? लाइक लिटरली आई हैव ऑल ऑप्शंस इन हैंड नाउ, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि लाइक हाउ शुड आई ऑर्गेनाइज? ऑनेस्टली आप जिस प्रोग्राम में आईएमजीज को नहीं ले रहे, आई थिंक यू कैन स्किप दैट रोटेशन। अगर आपके पास कोई ऐसी रोटेशन है उसकी जगह पे जहां आपको लगता है कि आपके रेजिडेंसी के चांसेस हैं, तो आप उसे कंसिडर करो। दैट वुड हेल्प यू मोर। क्योंकि मुझे याद है कि मेरी किसी फ्रेंड ने भी रोटेशन की थी किसी ऐसी जगह पे जहाँ आईएमजीज नहीं थे, और वो शायद उस जगह पे उसकी फैमिली थी, तो उस जगह को उसने प्रेफर भी किया, बट उसका वहाँ मैच नहीं हुआ बिकॉज वो आईएमजीज को लेते भी नहीं थे, हालांकि उसने वहाँ रोटेशन भी की, सब कुछ किया। तो आई थिंक व्हाट हेल्प हर वाज कि उसने जहाँ वहाँ रोटेशन की जहाँ पे आईएमजी फ्रेंडली प्रोग्राम था। सो आई थिंक दैट वुड हेल्प यू मोर। अगर आपके पास कोई ऑप्शन ना होती ना, फिर मैं आपको जरूर कहती कि आप ये रोटेशन कर लो, क्योंकि ऑफ कोर्स आपने कुछ ना कुछ एलओआर लगाना है, अगर आपको अच्छा एलओआर भी मिल जाता है, बट इफ यू हैव ऑप्शन तो यू कैन स्किप इट। ओके परफेक्ट। या ये जॉन्स हॉपकिंस वाला क्वेश्चन मेरा था, वहां पर एक ओके ओके। पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट है, लाइक ही ऑफर्ड मी रोटेशन इन पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर। सो आई नो कि ओके। उनका मुझे सिर्फ नाम का फायदा हो सकता है, एंड ही साउंडेड अ लिटिल रूड, तो शायद लाइक वो इतना चलवार भी ना दें, पर लाइक यू नेवर नो। तो बट या यू नो आई यू कैन कैन नॉट जस्ट अप्लाई फॉर गेस इट, यू रेजिडेंसी। कैन एक्चुअली जस्ट गेस इट। अगर आपको जाहिर सी बात है, यू डोंट नो कि उन्होंने आपको मतलब कैसा एलओआर देना है, बट इफ अगर रिप्यूट लाइक इस तरह की है एंड इफ यू थिंक दैट दिस पर्सन इज गोइंग टू गिव मी अ जेनेरिक एलओआर, तो इट्स बेटर टू स्किप दैट। Yeah, I think what's important is you don't want to just get letters for the sake of getting letters. That's not एग्जैक्टली। really going to be helpful. You want to get a letter from someone, jahan, you've worked and they can see your work ethic and they can write about it. So keep that in mind. And when you're approaching
any of your observers or preceptors, always ask them, can you please write me a strong letter of recommendation? You don't want to say, आप मुझे एक letter लिखना है. You want to mention the Exactly. word, a strong letter for recommendation. I see Dr. Anam has her hand raised. Anam, you want to ask a question? Yeah, hello, assalamu alaikum everyone. Walaikum salam. Okay, I am the one, I think I'm the oldest graduate in the participants right now. I graduated in 2018. After that, I did my house job that was completed in 2019. Then I did my MOship, and it was till 2021. And from 2021 till 2025, I have completed my internal medicine residency. And after that, I haven't done anything. I mean, I did my rotations last year in May and June here in US, but then I go back to Pakistan and completed my residency. After that, I started preparation for step 2, but I'm not doing anything from like July to it's I think April. Yeah, it's Okay. gonna be a Okay. year soon. So Okay. how to explain this gap? I mean, I was preparing for my step 2. I've given my exam in December. Okay. Um, but how to Okay. explain this gap? Okay, so first of all, पहले आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि you're the oldest graduate. You are not literally the oldest. हम्म मेरे प्रोग्राम में जो लोग मैच हुए हैं मेरे साथ 2015 के भी हैं, 2000 2014 के भी हैं. So it doesn't matter. हम्म आपने बल्कि बहुत ज़्यादा काम किया है. I think आपने इंटरनल मेडिसिन की जिस तरह आप बता रहे हैं, you have been clinically active. और पता है थोड़ा सा अरसा ना मैटर नहीं करता. अगर आप स्टेप 2 आपने दिसंबर में दिया है तो आप ये कह सकते हो कि जुलाई टू दिसंबर वाज माय हम्म डेडिकेटेड स्टेप 2 टाइम. मतलब जाहिर हम्म सी बात है किसी की सीवी 100% नहीं होती है कि एक मंथ भी फ्री ना हो. आप उन्हें ये कहें कि मैंने अच्छा ये 6 मंथ्स लिए, इसमें मैंने डेडिकेटेड स्टेप 2 की तैयारी की, इसमें मैंने स्टेप 2 दिया. उसके अलावा आपके पास टाइम रह जाएगा जनवरी से लेकर आगे तक का. ठीक है, उसमें आप कोई भी चीज कह सकते हो. आप कह सकते हो कि मैं कोई भी रिसर्च वर्क कर रही थी. आप थोड़ा बहुत मतलब आप शो कर सकते हो कि आप कुछ ना कुछ कर रहे हो. जरूरी नहीं है कि आप हम्म क्लिनिकली ही एक्टिव रहो. आप कह okay सकते हो कि मैं रिसर्च वर्क करती रही हूँ, मैं थोड़ा सा हम्म वॉलंटियर वर्क करती रही हूँ, थोड़ा बहुत मैंने ब्रेक भी ले लिया. इफ यू हैव अ फैमिली आप वो भी मेंशन कर सकते हो. आई वाज टेकिंग केयर ऑफ हम्म माय फैमिली. तो yeah इट्स नॉट एक्चुअली ज़रूरी नहीं है कि आप अगर 2018 में ग्रेजुएट किए हो तो आपने एक एक मंथ कुछ ना कुछ किया हुआ हो. दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो आप कोई उनको पता है कि आपने हम्म स्टेप 2 का भी डेडिकेटेड टाइम देना है, आपने फैमिली टाइम भी देना है, आपने सब कुछ करना है. हम्म सो आई थिंक दैट विल नॉट बी अ ड्रॉबैक कंसिडरिंग कि आप बहुत कुछ कर चुके हुए हो. आपकी जगह बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद कुछ भी नहीं किया हुआ. सो यू आर हम्म एक्चुअली अबव देम ऑलरेडी. सो या, okay would you like to और add anything to it? Yeah, sure. ये जो गैप था आई मीन इसके बारे में इराज पे अपलोड नहीं करना होता है इट्स No, समथिंग no, you don't have इंटरव्यू to में mention anything about it हम्म on ERAS, right? इट्स लाइक आपके कि वो इंटरव्यू में अगर या कोई ऐसी चीज पूछते हैं तो या देन आई कैन एक्सप्लेन या अगर वो इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं तो आप बता सकते हैं कि हम्म 4 साल की तो मेडिसिन की रेजिडेंसी भी होती है अच्छी खासी, 4 साल की. बिल्कुल कुछ अरसे अगर हम्म आप हाउस जॉब किए, अगर आपने एमओशिप की है, अगर आपने किसी क्लिनिक में काम किया वो बता दो. आप कह दो मैंने वॉलंटियर हाँ वर्क किया है कुछ अरसा, फिर मैंने एक सांस तो मैंने डेडिकेटेड अभी लिया ब्रेक है ले ली. जब से मैं ग्रेजुएट हुई हूँ सॉरी, क्या कह अच्छा रहे थे आप? मैंने कहा सांस और वो जो होता है ना कि अब सुकून का सांस मैंने ये हाँ, वाला टाइम पीरियड में लिया वरना आई वाज डूइंग माय थिंग्स एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यू हैव बिन एक्टिव ऑलरेडी. आप इतना हम्म एक्टिव रहे हो. और मैं आपको ये चीज भी कह रही हूँ कि इवन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ऑब्स गायनी की ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट की हुई होती है, उसके बाद वो मैच में अप्लाई कर रहे होते हैं. तो आई थिंक वो हम्म फैमिली मेडिसिन में जब अप्लाई करते हैं तो उनको अच्छी खासी वहाँ इज्जत मिलती है कि वो ऑलरेडी एक रेजिडेंसी कर चुके हैं. दे हम्म प्रेफर सच कैंडिडेट्स फैमिली ओके मेडिसिन के अंदर. और इवन दे यू ऑलरेडी आर at an upper edge over others because योर नॉलेज इज अबव अदर्स. आपने पूरी एक रेजिडेंसी अपनी होम कंट्री के अंदर कंप्लीट की हुई है. दे नो कि आप एक ऑलरेडी एक कंसल्टेंट हो. दे वुड हम्म प्रेफर यू बिकॉज यू थैंक नो अ यू लॉट ऑफ थिंग्स, राइट. बट मैं आपको यही कहूंगी कि अगेन कि आप सिर्फ इस चीज को ही हाईलाइट मत
करना अपने इरास एक्सपीरियंसेस Okay. में कि मैंने इंटरनल मेडिसिन की रेजिडेंसी की है, आप सिर्फ Mm-hmm. एक में उसको मेंशन करो, आप अपना हाउस जॉब का एक्सपीरियंस ही मेंशन करो, आप मतलब डाइवर्स अपने आप को शो करो, ठीक है, सिर्फ क्लिनिकल और वो ना करो, ठीक है। और इसकी भी टेंशन ना लो कि 2-3 महीने मेरे मतलब रह गए हैं अपनी कुछ भी नहीं किया जिसमें मैंने, यू कैन ऑलवेज से दैट आई गॉट मैरिड या आई हैड डेडिकेटेड फैमिली टाइम ड्यूरिंग दिस टाइम। आई थिंक Exactly. these are the Mm-hmm. acceptable things. So I think, would you like to add anything to it, Dr. Chaudhary? I think from your experience, if you can share anything. I think what you want to highlight are the positives. I see a lot when Yeah. I'm reviewing applications with from the students, I see a lot of मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया. What you Yeah. want to highlight is that, your experience, and Yeah. nobody's going to question why you studied for 4 or 5 months. Nobody's going to Yeah. question that. Mm-hmm. फिर Yeah. हाँ 4-5 साल कुछ नहीं किया, then you want to have a good solid answer why Yeah. you haven't done anything else. But you're not sitting in a box at home doing nothing. I'm sure you've been doing something this whole time. So Yeah. always speak to your positives. And when somebody asks you a question, even in the interview, and we'll do a separate webinar on interviews, there's a way to Okay. redirect them towards your Mm. positive parts Yeah. of your application. So keep that in mind. You don't want to get overwhelmed or flustered when somebody's asking you that question. Don't Yeah. forget, you've been working the last several years. Yeah. Sometimes you guys apply here and you forget, आप पाकिस्तान में ठीक ठाक काम करती नहीं है. So you want to Mm. emphasize that. I mean, it's a big decision for someone from Pakistan to now pursue a second career in the United States. And you're coming with a background of experience. You already know how to work with other people. You're a little bit maybe more mature even. So all those things Yes. those are positive points. So don't worry about it too Thanks. much. Highlight your Thank best you. parts of your application. Do we have any other questions? I know. I want to ask another Yeah. question. My question is about LOR. You said our college, hospital's dean is going to provide the LOR, but Yeah. I did my residency under a supervisor. हमारे यहाँ supervisor एक होता है, वो जी 4 years के लिए आपको लेके चलता है, डिपार्टमेंट का हेड. I think Dr. Mahanur knows about this. Yeah. हॉस्पिटल का डीन एक डिफरेंट पर्सन होता है, बट मेरा सुपरवाइजर जो है वो इस वक्त अब गंगाराम हॉस्पिटल में नहीं होते. वो यहाँ से ट्रांसफर उनका मेयो हॉस्पिटल में हो गया हुआ है, किंग एडवर्ड में. हम्म. तो हम्म. अब मुझे LOR जो है एग्जैक्टली मेरी मेडिसिन की डीन प्रोवाइड करेंगी, या मुझे मेरे ही सुपरवाइजर से लेना चाहिए जिनके अंडर मैंने स्पेशलाइजेशन की है 4 years. सुपरवाइजर आपके जो है वो प्रोफेसर हैं वहाँ पे, वो प्रोफेसर प्रोफेसर थे? वो एसोसिएट प्रोफेसर थे. Does she remember you? You should ask her. You think she can He reach out? remembers me. Yes, he remembered me very well. Yeah, I think then you can take your LOR from her. I think from her. I think if she from her or him. I think if she knows Mm-hmm. you personally and she has seen your effort and your struggle, I think definitely you should take your LOR from your supervisor. But honestly, ये चीज़ ना आपको अपने डिपार्टमेंट से इंटरनल मेडिसिन के कंफर्म Mm-hmm. कर लेनी चाहिए, Okay. बिकॉज वो डिपार्टमेंट वाले, आपका जो मेडिसिन का डिपार्टमेंट है उनको जरा ज्यादा बेहतर पता होगा कि LOR देना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ज्यादातर ना प्रोफेसर दे रहे होते हैं LORs, एसोसिएट प्रोफेसर का नाम लिखा हुआ होता है, ठीक है। सही. वो हम्म. आपने LOR देखा होगा, साइड्स पे नेम्स लिखे हुए होते हैं, लेकिन बिल्कुल LOR बिल्कुल. ज्यादातर प्रोफेसर का ही होता है। तो आई थिंक Mm-hmm. आप अपने या तो करंट प्रोफेसर से जाके मिलो, अपना सिचुएशन उन्हें एक्सप्लेन करो और उनसे पूछो कि अब मुझे इस तरह अपनी रेजिडेंसी के लिए लेटर चाहिए, तो क्या आप मुझे लेटर लिख सकते हैं जिसमें सुपरवाइजर का नेम भी वो मेंशन कर दें अगर वो करना चाहते हैं, तो आगे लेटर ठीक के हो गया. बॉडी के अंदर ही। तो यू शुड बेटर, सही. इट्स बेटर फॉर यू टू आस्क देम। आई थिंक दे विल बी रियली हेल्पफुल विद दैट। हमारी एंड डीन आई जी। थिंक डॉक्टर चौधरी माइट नो. हमारी डीन है मैडम बिल्कीस, हम्म. बिल्कीस शबीर. शी ऑल्सो नोज मी वेरी वेल, बट मैंने उनके अंडर हाउस जॉब की थी. बट जो मेरी PG ट्रेनिंग थी वो डॉक्टर अदनान के अंडर थी, और वो अब मेयो हॉस्पिटल में है. अच्छा, ये जो LOR होता है ये डायरेक्ट अपलोड होता है? ऐसा नहीं है कि मुझे अपने सर से कोई लेटर लेना है एंड आई अपलोड दैट? ऐसा नहीं होता?
लेट मी एक्सप्लेन दैट। फर्स्ट हम्म। ऑफ ऑल, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारा जो LOR जो था डीन का, हमारे मेडिसिन के 4 वार्ड्स हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो हमारा जो डीन थे वो हमारे ईस्ट मेडिसिन के प्रोफेसर थे। ठीक है, और मैंने उनके हम्म। अंडर हाउस जॉब नहीं की हुई थी, मैंने अपनी हाउस जॉब वेस्ट मेडिसिन में की है। लेकिन मुझे, कुछ लोगों ने हाउस जॉब की ही नहीं मेडिसिन की, लेकिन लेटर उन्होंने उन्हीं से लिया है जो ईस्ट मेडिसिन के नहीं थे, हमें वही लेटर। जो ईस्ट मेडिसिन के जो प्रोफेसर हैं, जो हमारे डीन हैं, उनका PA को हम कहते थे कि अच्छा हमें इस तरह रेजिडेंसी के लिए LOR चाहिए। तो वो फिर रिक्वेस्ट करते थे प्रोफेसर साहब से, वो LOR बनाते थे, फिर वो उसके LOR को प्रिंट करके देते थे, फिर हम LOR लेके प्रोफेसर साहब के पास जाते थे, प्रोफेसर साहब से हम वो LOR साइन करवाते थे। ठीक है, उसके बाद हम दोबारा असाइंड जो लेटर है वो हम PA को देते थे, और PA के पास जो प्रोफेसर साहब का जो ईरास अकाउंट है, उसकी डिटेल्स होती थी, वो लॉग इन करता था। ठीक है, हमने जो है वो रिक्वेस्ट भेजी होती थी ईरास से इस ईमेल पे कि हमारा लेटर अपलोड कर दें, तो वो PA के पास अब रिक्वेस्ट आ जाती थी कि अच्छा इस AAMC वाली ID वाली बच्ची ने रिक्वेस्ट की हुई है मेरे LOR की। तो वो उस जहाँ पे क्लिक करते थे और वो LOR अपलोड कर देते थे। तो ये इसका प्रोसेस होता है। इसकी ना आई एक शॉर्ट थिंक सी ये वीडियो भी आ चीज जो जाती है, है। सॉरी। आई थिंक ये जो आप एक्सप्लेन कर रही हैं, जी हमारे हॉस्पिटल में फिर वो सिर्फ मैडम बिल्किस के अंडर है। जी जी। बिकॉज तो और कभी नहीं सुना कि किसी और ने LOR प्रोवाइड किया हो। ठीक है, तो वो हर यूनिवर्सिटी का, आई डू अंडरस्टैंड हम्म। कि हर यूनिवर्सिटी का एक एक फोकल पर्सन होता है जो इन चीज़ों से डील कर रहा होता है, उनका भी फोकल PA होता है जो डील कर रहा होता है, हर प्रोफेसर नहीं करता। हमारी यूनिवर्सिटी में भी राइट। हर प्रोफेसर LOR अपलोड नहीं करता है। सिर्फ हम्म। हमारे भी मेडिसिन के एक ही कार्य होते हैं, और पीड्स के भी एक ही कार्य होते हैं। तो आप डॉक्टर बिल्किस के PA के पास ही जाइए, डॉक्टर बिल्किस से आप खुद भी बात कर सकती हैं, अपना पूरा सिनेरियो एक्सप्लेन हम्म। कर सकती हैं उन्हें। तो राइट। ओके। इफ शी नोज यू पर्सनली, शी कैन गिव यू अ पर्सनलाइज्ड LOR। अगर वो नहीं भी आपको पर्सनली जानती ना, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि मैंने हम्म। इनके अंडर काम किया है, यू कैन टेक opinion from her as well regarding me। and I would, जैसे डॉक्टर चौधरी was also telling me, you have to request her कि can you please give me a strong LOR, so that mentions कि मैंने ये चीजें उसमें की हैं and all everything like that, so I ओके। think that would help you। Anam, you ओके। could ask me questions afterwards too if you have specific ओके, questions. थैंक यू। Yeah, नो, ask me आई एम डन। afterwards. So I want to wrap this up. I see that Mosma, I know, must have lots of questions. So she's been waiting. Let's take her question and then one more from Dr. Kurat, and then I'd like to end the session. Mosma, you want to go next? Yeah. Yeah, hello, Assalamu alaikum. Thank you so much, Welcome, Dr. Sam। Chaudhary. And thank you so much, Dr. Naeem. You guys have been really, really helpful. I do have questions, but actually, you actually answered so many of my questions even without asking. But there's one question that actually I'm a reapplicant for 2027 match, and I'm Yes। applying for family medicine this time. The Okay। thing is, mostly we get rotations in the outpatient settings for family medicine. And obviously, the financial constraints for applying second time is also a big deal. So I have few relatives, you can say, or family members that live in California, but California is extremely non-IMG friendly state. I actually, why I'm referring to this, because last year when I did rotations, I did 2 rotations in Indiana University School of Medicine. That is extremely non-IMG friendly. So even after the signal, I could not even get the interview. This time when I'm applying for family medicine, I was thinking to secure some rotations in the California where I can stay with my relatives or friends to save up some money, etc. Okay। But it scares me to think about it. What if it affects your overall profile that I am doing rotations in California, and when I apply for the match, I am going for Midwest and East Coast programs because they're IMG friendly. So, do you have any information that you can guide me on? Honestly, it depends that if you have the California rotation as the only option, then I think you should definitely consider it. It's better to go for it rather than not going for any rotation. I think that would help you. अगर आप फैमिली मेडिसिन में रीएप्लीकेंट आप डुअल स्पेशलिटीज में अप्लाई करने का सोच रहे हो, और अगर आप फैमिली मेडिसिन में आपको कैलिफोर्निया में रोटेशन मिल गई है, आई थिंक दैट वुड बी गुड फॉर यू टू
proceed with it. I think जैसे आप बता भी रहे हो, your friends can help you with it. एंड आप कैलिफोर्निया में फैमिली मेडिसिन की रोटेशन करिए, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि आप सिर्फ कैलिफोर्निया के अंदर ही अप्लाई करो। आप किसी आईएमजी फ्रेंडली प्रोग्राम में अप्लाई करके आप कैलिफोर्निया का एलओआर लगा सकते हो। दैट वुड हेल्प यू। जरूरी नहीं है कि आपको उसी जगह की रोटेशन मिले और वहीं आप अप्लाई करो। जैसे आप इंडियाना का बता रही हो, जैसे आपने इंडियाना में अप्लाई किया और वो एक आईएमजी फ्रेंडली स्टेट नहीं थी, सो यू कैन चेंज दैट स्ट्रैटेजी दिस टाइम। इस टाइम आप सिर्फ उन प्रोग्राम से अप्लाई करो जो कि 50-60% से ज्यादा आईएमजीज ले रहे हैं, उसमें आप अपना एफएम का लेटर अटैच करो। दैट वुड वर्क। सो दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर Yeah. यू। यू शुड गो फॉर इट एक्चुअली। Actually, I was saying this because I do have options in Oklahoma and Kansas and some places in Midwest, also in East Coast, but I have to have a accommodation. It's gonna be या like या more costly for me. So आई नो आई but at the same time, it scares me. What if I am not using the right strategy to do rotations? Like, does it matter to the rotations, land, or whatever we say, the region and the programs where we apply? I think the way to look at this, I'm going to answer this question is best strategy is if you have an observership at a program that is IMG friendly and you think you can do an excellent job there, wahan karo, right? But if you are unable to find a observership or unable to, like you said, financially afford to go there, it's much better to go ahead to California and get a strong letter from there. Where you get the letter from is really not that important. I'm in North Carolina and my husband's a pulmonologist. We have students that come from all over Pakistan and they rotate in this very small town where we are. They're not going to these big university programs, but they're getting good letters and they're learning a lot. So, I don't think he's had any student who's never matched in any program. So, I understand the financial constraints, lekin I think what you're doing is reasonable. Agar if this is the best thing you can do, then you should absolutely don't worry about kahan aap kar rahi ho observership as long as you get that letter. That's important. And you can show that you're dedicated to, train in the US. Kura, do you have a question? Let's take your question. Thank you. Hi, Assalamu alaikum. Thank you so much, Dr. Chaudhary and Dr. Manur. So I had a brief question that I graduated last year and I'll be traveling next month for rotations. How important do you think step 3 is? Because I'll just like to plan out my time according to rotations and step 3 as well. Honestly, I did not take my step 3 yet. And as you are a recent graduate, I think it's not very necessary for you to take step 3. But honestly, if you give step 3, it's good for you. You're at an upper edge. But I think step 3 is something which is more important for the graduates that are older ones. And वो उनसे expect करते हैं कि उन्होंने step 3 भी दिया हुआ हो. But it's not very necessary to take your step 3. कुछ लोग होते हैं जो डेडलाइन के बाद भी दे देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इंटर्न ईयर में भी दे देते हैं, कंसिडरिंग कि आपने लास्ट ईयर ही ग्रेजुएट किया है। सो अगर आप दे सकते हो, अगर आपकी तैयारी हो गई है और यू कैन टेक इट, दैट विल गिव यू एन एज, दैट विल गिव यू एन एडवांटेज, बट इट वोंट अफेक्ट द इंटरव्यू चांसेस अ लॉट। बिकॉज मेरे जिन फ्रेंड्स ने स्टेप 3 दिया भी हुआ था और मैंने नहीं दिया हुआ था, आई थिंक वी हैड द सेम नंबर ऑफ इंटरव्यूज. So I think the take home message is that if you can give your step 3 in and manage it and take it in your rotations, I think that's well and good. Even if you can't, you can give that after deadline as well. But even if you can't give it after deadline, I think you can give that in your intern year as well, considering that you're a recent graduate. I see one last question here. Somebody is asking, do you feel comfortable sharing your step 2 score? And what was the lowest cutoff from the program that you applied to? I had 250 on step 2, and I think that was a decent score. Sorry, according to what lowest cutoff program? Honestly, I applied to programs that had a cutoff of like 245 or 250. I applied to those programs or less. I did not apply to any program that had a higher cutoff, that had an average of 255 or that had an average of 260. I did not apply to that program.
because I think that was unrealistic for me to apply to that program. And it's also important for you to see the residents in the program के उनके कितने कितने मतलब स्कोर्स वाले रेजिडेंट्स को जनरली प्रोग्राम लेता है, क्योंकि कुछ प्रोग्राम्स आई एम श्योर कैसे होते हैं जिन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ होता है कि हम 220 प्लस वाले ग्रेजुएट, हमारा मिनिमम जो कट ऑफ है वो 220 है, लेकिन वो जिन कैंडिडेट्स को ले रहे होते हैं ना उनका 260 270s में उनका स्कोर होता है। तो वो कुछ एक जाने माने नोटोरियस प्रोग्राम्स हैं जिस तरह करते हैं। So it's better to always see the residents on LinkedIn or check out their profiles or ask them politely via LinkedIn or via Instagram, or you can reach out to them if they're comfortable in sharing that. So I think that would help you. Fatma, last question. Hi, thank you. Assalamu alaikum. Thank you so much, Walaikum Dr. salam. Chaudhary, FJ and Siana, and of course, Dr. Naeem, for organizing such an informative and helpful webinar like this. It gives the study to people like us starting out. I'd like to ask and clarify the Dean's LOR, is it the same thing as the IMSEL letter, or is it different to that too? No, that is not the same as IM cell. IM cell is usually the structured evaluation letter, and it's like a very detailed kind of a document. So basically, what we do is that you don't have a specific option on ERAS to upload the IM cell specifically. So what we do at I think what in my university they did was that they that I took a print of the IM cell. I got that signed from the same dean, and I gave it to that PA, and the PA it combined the PA he actually combined the IM cell and the dean's LOR that I got signed before. इन दोनों को एक वर्ड डॉक्यूमेंट में मर्ज कर दिया और वही उन्होंने मेरे dean's LOR की जगह अपलोड कर दिया, बिकॉज देयर इज नो सेपरेट ऑप्शन ऑफ अपलोडिंग IM cell. तो जिन प्रोग्राम्स ने IM cell नहीं भी मांगा हुआ था ना उनको भी हमने IM cell दे दिया। IM cell क्योंकि हमने dean's LOR के साथ उसको कंबाइन करके एक ही PDF में डाल दिया पहले, बल्कि dean's LOR था उस PDF में, और नीचे जो है वो IM cell था सारा। तो वो जिसने देखना है ना वो फिर दोनों ही देख ले। So does every program ask for the Dean's LOR? Actually, no. Every program does not ask for the dean's LOR. No. There are some programs that do ask for Dean's LOR, लेकिन जो MSP हम असाइन करते हैं ना वो सबको असाइन हो जाती है ऑटोमेटिकली। जिन प्रोग्राम्स ने नहीं भी मांगी होती ना MSP उनको भी चली जाती है। लेकिन जो अगेन मैं आपको ये कह रही थी, Dean's LOR और IM cell कंबाइंड जो डॉक्यूमेंट है वो वहाँ अपलोड होते हैं जो आपके LOR के 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से एक LOR में ये डॉक्यूमेंट चला जाता है। सो इट्स अप टू यू कि आप चारों US LOR डालना चाहते हो या आप 3 US LOR और ये कंबाइंड डॉक्यूमेंट डालना चाहते हो। मुझे वैसे ये अप्रोच ज्यादा बेहतर लग रही थी कि 3 US LORs डालें और एक IM cell और ये कंबाइंड डॉक्यूमेंट डाल दें। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या डालना चाहते हो। Okay, isn't the MSP, sorry if you can clarify this, isn't the MSPE that's the home country document, I mean the LOR that goes on our application, or is it No, the MSPE IMSL is LOR? basically MSPE is not uploaded in the place of LOR. MSP has a separate place in the ERAS CV. वो एक separately वो upload होता है। वो यूनिवर्सिटी का हमारा तो स्टूडेंट सेक्शन जो है ना हमारा तो वो अपलोड करते थे, यूनिवर्सिटी वाले करते थे। लेकिन ये जो डीन्स वाला है ना ये हमारे तो हॉस्पिटल में जो PA था ना वो कर रहा होता था। तो इट डिपेंड्स कि आपकी यूनिवर्सिटी में क्या होता है, बट MSP डिफरेंट अपलोड होता है, डिफरेंट तरीके से अपलोड होता है, और ये हर कोई अपलोड करवा रहा होता है, ठीक है, अपनी प्रोफाइल के अंदर। और जी Sorry, I will like to clarify it because I have experience since past year. Actually, आपको जो MSP प्रोवाइड की जाती है हमें FJ के अंदर, तो वो हमारी ऑटोमेटिकली अपलोड कर देते हैं कॉलेज along with the transcript. We don't have to actually जब आप ERAS एप्लीकेशन फिल कर रहे होते हो, प्रोग्राम्स को अप्लाई करते हो, तो आपने असाइन करने होते हैं LORs और ट्रांसक्रिप्ट्स और एटसेट्रा हर प्रोग्राम को। बट आपको MSPE का ऑप्शन नहीं होता है साइन करने का, वो ऑटोमेटिकली आपकी ERAS एप्लीकेशन में अपलोड हो चुकी होती है। यू डोंट हैव टू डील विद इट, इट्स जस्ट द मैटर के आपने जो हमारी FJ की ग्रेजुएट्स हैं, यू जस्ट हैव टू कॉन्टेक्ट द रजिस्ट्रार ऑफिस और वो आपकी MSPE अपलोड कर देंगे। वंस इट इज अपलोडेड in the ERAS, you don't have to worry about it. The next thing is the IM cell structured evaluation letter.
तो उसके लिए यू बेसिकली यू टेक इट एज एन LOR। वो भी आपका यूनिवर्सिटी अपलोड करती है, IT डिपार्टमेंट करता होता है, और वो आपके पास जब आप ईरास का जो पोर्टल है उस पे आपके पास डॉक्यूमेंट्स में आ रहा होता है, तो आप उसको एज एन LOR असाइन कर सकते हो सेपरेटली। दिस इज द डिफरेंस बेसिकली जो आता है आपको ईरास एप्लीकेशन में। All right. Thank you so much, everyone. Thank you, everyone, for joining us today. I know this is a very overwhelming process for each of you, but if you have any questions that are left over, ask me in our group chat, and I'll reach out to Dr. Menood again. I want to encourage each of you, I think there's no reason why you cannot match here in the US. And I'm really here, FGM Kana is here to support you. Ask us for help. If you don't ask us, how can we help you? And we always do try our best to help, whatever request you send our way. If nothing, we can at least talk to you and kind of hold your hand a little bit. So, Menur, I wish you the best of luck. I think we Thank have you so all learned much. a lot. We are Yeah. definitely inspired by you. I know I've learned a lot tonight, and I look forward to your journey. And Mosma has one more question. Chalo, Mosma, bata do, kya kehna hai? Thank you so much, Dr. Chaudhary. Actually, I don't have a question. I was thinking maybe because like last year I went unmatched, but still I have my AAMC portal access, because I have seen people are really confused about how does it look and how do we have to proceed with it. Maybe I can share my screen in a Google Meet and show you guys the basic portal of the ERAS application so that it gets clear to everyone how it is actually. That's a great Yeah. idea. That's a great And Yeah, idea. that's actually yeah, great. anything I can show my portal, and maybe it will help someone. Sure, sure. And चलें फिर, Dr. Menood. Yeah. Mosma, you're going to share that on the group chat, right? Yeah, Okay. I'll share in the group, the match group, and we can actually set up a meeting if you guys want, whatever Sure. everyone is comfortable with. Sure. चलें, Dr. Menood, thank you again. बहुत मजा आया बातें सुन के. तो इंशाल्लाह stay in touch. Yeah, sure. Actually, thank you so much, Team FJM Ghana, for having me. Actually, it was great to talk to you, and I hope लोगों का कुछ फायदा हो गया होगा थोड़ा बहुत. I know थोड़ी time की constraints थी और चीजें और detail में भी बात हो सकती थी, but I tried my best के जितने points मैं cover कर सकूं उतने मैंने किए हैं. And best of luck to all the applicants, and I hope that you all get matched. And आपने जितनी effort की है, अल्लाह आपको जरूर उसका reward देगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह. और it's just a matter of time. अगले साल आप लोग यहाँ पे सेशन करवा रहे होगे कंडक्ट. एंड डॉक्टर चौधरी नोज मी, उनको पता है कि कुछ अर्से पहले मैं इस तरह सेशन ले रही होती थी और मैं कह रही होती थी कि देखो मैं कैसे पहुंची नहीं उस टाइम पे. सो आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. आई It's a थिंक matter of time. Yeah. yeah. Inshallah, you will all match, inshallah, next year. So, best of luck to चलें, all. good night, everyone. Khudafiz, Good night. everyone. Good luck. Thank you so much. Goodbye.